देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है एक 7 मेंबर का रिंग और इस रिंग के पास डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है। अब हमें बताना है ये कैसा कंपाउंड है, ये एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है। फिर से ये 7 मेंबर का रिंग और बोरोन के साथ एक हाइड्रोजन जुड़ा है। तो देखिए जब भी कभी भी हमारे पास कंपाउंड में डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन आ जाए, जैसे इस क्वेश्चन में, और हमें निकालना हो कि कंपाउंड एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, तो सीधा हमें इस डबल बॉन्ड को तोड़ देना है। और हमें पता है कि जब भी डबल बॉन्ड टूटेगा तो बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ चला जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो चूँकि बॉन्ड टूट के ऑक्सीजन की तरफ जाएगा तो ऑक्सीजन के पास आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ये बॉन्ड डबल बॉन्ड इस तरह से था, अभी डबल बॉन्ड टूट के इधर चला गया ऑक्सीजन के ऊपर में, तो ऑक्सीजन के ऊपर जाते ही ऑक्सीजन के पास आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ये बॉन्ड टूट जाएगा और इस कार्बन के पास आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि बॉन्ड के टूटने से एक बनता है नेगेटिव चार्ज, दूसरा बनता है पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज उस पे जाएगा जिसके बॉन्ड टूटा है, बॉन्ड जिसके तरफ टूटता है उस पे जाता है नेगेटिव चार्ज, और जिसके तरफ नहीं टूटता है उस पे जाता है पॉजिटिव चार्ज। अब हम लोग, ये हमारा रिंग हो गया। अब रिंग में देखिए ये भी sp2 कार्बन, sp2 सारे का सारा आइटम sp2 कार्बन, माने पूरा सिस्टम प्लेनर। अब इस सिस्टम में देखिए 1 पाई 2 पाई 3 पाई माने 6 ठो पाई इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये कंपाउंड हो गया एरोमेटिक कंपाउंड। इस कंपाउंड में देखिए बोरोन जब भी दिखता है, जब भी क्वेश्चन में बोरोन दिख जाए तो हमें ये पता होना चाहिए कि बोरोन के पास एक वैकेंट ऑर्बिटल होता है। अब चूंकि बोरोन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है तो यहाँ पे पूरा सिस्टम प्लेनर हो गया, क्योंकि ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड, बोरोन का हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे sp2, ये भी सारा का सारा कार्बन आइटम sp2, तो पूरा sp2 तो पूरा सिस्टम प्लेनर, पूरा सिस्टम प्लेनर। सिस्टम में पूरा साइक्लिक कंजुगेशन है, पाई सिग्मा वैकेंट ऑर्बिटल सिग्मा पाई, साइक्लिक कंजुगेशन। अब लेकिन सिर्फ 6 पाई इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो 2 पाई 4 पाई 6 पाई, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करें तो ये भी हो जाएगा एरोमेटिक। इस तरह से हम लोग करेंगे। अब देखिए एक 7 मेंबर का रिंग स्ट्रक्चर दे दिया गया है और इस रिंग स्ट्रक्चर में 7 मेंबर के रिंग के पास 2 ठो पॉजिटिव चार्जेस हैं। इस तरह से इसको हम लोग कभी कभी क्वेश्चन में इसको इस फॉर्मूला से भी पूछा जा सकता है, C7H7+2, इस तरह से। तो C7H7+2 इसका स्ट्रक्चर हो गया। तो इसमें देखिए सारा कार्बन आइटम्स sp2 हाइब्रिडाइज्ड, सब कार्बन आइटम प्लेनर हो गया, क्योंकि जब भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड तो पूरा प्लेनर हो गया। अब प्लेनर हो गया, सिस्टम साइक्लिक है, साइक्लिक कंजुगेशन भी है, पाई सिग्मा पॉजिटिव, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पॉजिटिव, तो पूरा साइक्लिक कंजुगेशन। देखिए 2 पाई 4 पाई 6 पाई, 6 पाई इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये भी हो जाएगा एरोमेटिक। कैसे किए, ये 1 पाई बॉन्ड माने 2 पाई इलेक्ट्रॉन, दूसरा पाई बॉन्ड 4 पाई और तीसरा पाई बॉन्ड माने 6 पाई इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव चार्जेस को कभी काउंट नहीं करते। फिर सेम तरह से फिर हम लोग के पास 7 मेंबर का रिंग आ गया है, लेकिन इस बार 7 मेंबर के रिंग के पास 2 पॉजिटिव चार्जेस के बदला में हमारे पास 2 नेगेटिव चार्जेस आ गए हैं। तो 2 नेगेटिव चार्जेस वाले ये कंपाउंड है। तो इसमें फिर से सेम चीज़ है, सबका sp2 हाइब्रिडाइजेशन, सिस्टम प्लेनर, साइक्लिक कंजुगेशन भी है, -सिग्मा सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई, पूरा साइक्लिक कंजुगेशन। लेकिन इसमें देखिए 2 4 6 पाई इलेक्ट्रॉन और 2 ठो नेगेटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज मैंने 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो 2 नेगेटिव चार्ज मैंने 4 पाई इलेक्ट्रॉन, और इधर से 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो 6 4 10 पाई इलेक्ट्रॉन मैंने 4n+2 पाई रूल। 4n+2 पाई में अगर n का वैल्यू हम लोग 2 पुट करते हैं तो 4 × 2 8+2 10 पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये भी बन गया एरोमेटिक। अब एक बात ध्यान दीजिए, इस मॉलिक्यूल को दूसरी तरह से भी, इस तरह से भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। इस मॉलिक्यूल को ऐसे दे के यहाँ पे मान लीजिए 2 ठो डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन जोड़ दिया गया, यहाँ पे क्वेश्चन में डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन एक ठो और दूसरा डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन जोड़ दिया गया। फिर भी अगर यदि पूछा जाएगा तो बात बराबर है, हमें शॉर्टकट पता होता है कि डबल बॉन्ड को तोड़ देना है, डबल बॉन्ड को प्लस और माइनस की तरफ तोड़ना है। माइनस आ जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर में और प्लस आ जाएगा कार्बन के ऊपर में। इस बॉन्ड को फिर से तोड़ दीजिए, ऑक्सीजन के ऊपर में माइनस चार्ज और कार्बन के पास प्लस चार्ज। ऑक्सीजन के पास माइनस चार्ज क्यों गया, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो देखिए जब भी हम लोग इसको इस तरह से तोड़ दिए हैं तो ये प्रीवियस क्वेश्चन में चेंज हो गया है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन, पाई सिग्मा साइक्लिक कंजुगेशन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन माने 4n+2 पाई रूल के हिसाब से ये भी एरोमेटिक कंपाउंड। तो इस तरह से हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स को इस तरह से देख सकते हैं। अब देखिए, अब हमारे पास 6 मेंबर का रिंग आ गया है। 6 मेंबर का रिंग के पास नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर और एक हाइड्रोजन। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे नाइट्रोजन का एक लोन पेयर सिग्मा पाई सिग्मा
यहाँ पे फिर से डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, तो हमें बॉन्ड को तोड़ देना है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज कर देना है, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस तरह से है। अब देखिए लोन पेयर सिग्मा पाई सिग्मा पॉजिटिव सिग्मा पाई सिग्मा लोन पेयर, पूरा साइक्लिक कंजुगेशन। और साइक्लिक कंजुगेशन में ध्यान दीजिए ये लोन पेयर रेजोनेंस में पार्ट ले रहा है, क्योंकि अगर ये लोन पेयर को रेजोनेंस में पार्ट नहीं लेंगे तो हमारा साइक्लिक कंजुगेशन टूट जाएगा, क्योंकि पाई सिग्मा पाई रेजोनेंस नहीं होता है। तो पाई सिग्मा लोन पेयर सिग्मा रेजोनेंस, तो लोन पेयर को रेजोनेंस में पार्ट लेना ही पड़ेगा साइक्लिक कंजुगेशन के लिए। तो साइक्लिक कंजुगेशन चाहिए सिस्टम में, इसलिए लोन पेयर रेजोनेंस में पार्ट लेगा। लोन पेयर रेजोनेंस में तब पार्ट नहीं लेता है जब लोन पेयर के पार्ट नहीं लेने पर भी अगर दी कंजुगेशन चलते रहे मॉलिक्यूल में, मान लीजिए जैसे प्रीडिन का मॉलिक्यूल हो गया, तो प्रीडिन का मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन के ऊपर में लोन पेयर होता है, लेकिन नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में पार्ट नहीं ले रहा है। नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में इसलिए पार्ट नहीं ले रहा है क्योंकि अगर मैं लोन पेयर को हटा भी दूँ तो भी मेरा सिस्टम में रेजोनेंस चल रहा है, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई, सिस्टम में पूरा साइक्लिक कंजुगेशन चल रहा है। लोन पेयर को हटा देने के बाद भी जब सिस्टम में रेजोनेंस चलते रहता है तब लोन पेयर रेजोनेंस में पार्ट नहीं लेता है। लेकिन लोन पेयर को हटाने के बाद अगर इस सिस्टम का रेजोनेंस टूट जाए, तो देखिए अभी सिस्टम का रेजोनेंस टूट गया है, पाई सिग्मा पाई कोई रेजोनेंस होता ही नहीं है, ऐसा कंजुगेशन होता ही नहीं है। तो लोन पेयर को हटाने के बाद अगर ये रेजोनेंस टूट जाए तब हम लोग उस लोन पेयर को रेजोनेंस में पार्ट जरूर देते हैं, क्योंकि वो लोन पेयर नहीं है तो रेजोनेंस नहीं है, और रेजोनेंस सिस्टम में होना चाहिए, इसलिए ये लोन पेयर रेजोनेंस में पार्ट लेगा। अब देखिए अब लोन पेयर रेजोनेंस में पार्ट ले रहा है तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन 4 पाई इलेक्ट्रॉन 6 पाई इलेक्ट्रॉन 6 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ ये मॉलिक्यूल बन गया एरोमेटिक। अब देखिए फिर से हमारे पास एक 6 मेंबर का रिंग है, 6 मेंबर का रिंग के पास अब हमारे पास एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल दे दिया है गया है, यहाँ पे लोन पेयर और यहाँ पे डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन इस तरह से। अब जब भी डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन मिल गया, अगर जब भी क्वेश्चन में आपको डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन मिल जाए या फिर डबल बॉन्डेड NH मिल जाए तो बॉन्ड को तोड़ देना है, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन के ऊपर में नेगेटिव चार्ज कर देना है, कार्बन के ऊपर में पॉजिटिव चार्ज कर देना है। अब देखिए इस ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होगा, लेकिन 2 लोन पेयर में से बस कोई भी एक ही लोन पेयर रेजोनेंस में पार्ट लेगा। तो रेजोनेंस साइक्लिक कंजुगेशन कैसे है, सबका हाइब्रिडाइजेशन भी sp2 है, ये भी sp2 सबका। सबसे पहले हम लोग का स्ट्रैटेजी यही होता है कि हम लोग देखेंगे सारा एटम्स का प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर होने के लिए सबका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होना चाहिए, तो ये भी sp2 ये भी sp2 कैसे डायरेक्ट देख के बोल रहे हैं हम लोग, कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज माने sp2। हेट्रो एटम्स के बारे में सोचना नहीं है, हेट्रो एटम्स माने ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर, कार्बन को छोड़ के दूसरे एटम को हेट्रो एटम बोलते हैं, और हमें रिंग के साथ काम करना है। इस एटम के बारे में नहीं सोचेंगे, जो रिंग के बाहर है उसके बारे में नहीं सोचना है, रिंग के साथ काम करेंगे हम लोग। तो ये हमारा हेट्रो एटम हो गया क्योंकि ये कार्बन नहीं है, तो जो कार्बन नहीं है उसके बारे में नहीं सोचना है। ये कार्बन है, कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज, तो कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, वो हमें याद करके रखना है। ये कार्बन के पास डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है कार्बन, तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp2। ये भी कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा है तो ये भी sp2, ये भी डबल बॉन्ड से, ये भी डबल बॉन्ड से, तो सब सारा पूरा सिस्टम sp2 है, सारा सिस्टम sp2 है, तो पूरा सिस्टम प्लेनर है। और पूरा सिस्टम प्लेनर है तब हम लोग, अब देखिए साइक्लिक कंजुगेशन भी है सिस्टम में, लोन पेयर सिग्मा पॉजिटिव इतना दूर का कंजुगेशन हो गया, लोन पेयर सिग्मा पाई इतना दूर का कंजुगेशन हो गया, फिर पाई सिग्मा पाई इतना दूर का कंजुगेशन हो गया, और पाई सिग्मा पॉजिटिव इतना दूर का कंजुगेशन हो गया। तो देखिए ये पूरा कंप्लीट साइक्लिक कंजुगेशन हो गया। अब कंप्लीट साइक्लिक कंजुगेशन में सबसे पहले हम लोग चेक कर लिए सिस्टम प्लेनर है, सिस्टम प्लेनर चेक करेंगे। नेक्स्ट में चेक करेंगे साइक्लिक कंजुगेशन। तो अब सिस्टम प्लेनर भी है, साइक्लिक कंजुगेशन भी हो रहा है। कैसे, लोन पेयर सिग्मा पाई तो इतना दूर का साइक्लिक कंजुगेशन, पाई सिग्मा पाई तो इतना दूर का साइक्लिक कंजुगेशन, पाई सिग्मा प्लस तो इतना दूर का साइक्लिक कंजुगेशन, और लोन पेयर सिग्मा प्लस इतना दूर का साइक्लिक कंजुगेशन। तो देखिए कंप्लीट साइक्लिक कंजुगेशन मिल रहा है, कंप्लीट साइक्लिक कंजुगेशन मिल रहा है। अब हम लोग काउंट करेंगे लास्ट स्टेप में नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेटिंग इन रेजोनेंस। ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, लेकिन इन दोनों लोन पेयर में से बस कोई एक ही लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट लेगा। तो ये एक लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज को काउंट नहीं करेंगे, 2 पाई बॉन्ड, तो 2 पाई बॉन्ड माने 4 इलेक्ट्रॉन, और एक लोन पेयर माने और 2 इलेक्ट्रॉन माने 6 इलेक्ट्रॉन माने 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन माने सिस्टम बन जाएगा एरोमेटिक। तो ये हमारा एरोमेटिक मॉलिक्यूल हो गया। अब इस तरह से, अब मान लीजिए हमारे पास एक 7 मेंबर का रिंग है, ये है हमारा सिस्टम। इस सिस्टम को हमें बताना है कि सिस्टम एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है।
तो इसको पता करने के लिए सबसे पहले ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम लोग देखेंगे सिस्टम sp2 हाइब्रिडाइज्ड है कि नहीं। ये sp2, ये sp2, ये sp2 माने पूरा जो सराउंडिंग एटम्स है, माने ये एटम का बात कर लेंगे, ये एटम का बात कर लेंगे, ये एटम का बात कर लेंगे, ये एटम, ये एटम, ये एटम, ये एटम, ये एटम, ये एटम, सारे के एटम्स का हाइब्रिडाइजेशन sp2। क्योंकि सब एटम्स कार्बन एटम्स का हाइब्रिडाइजेशन sp2, तो ये जो मॉलिक्यूल है इतना दूर पूरा प्लेनर मॉलिक्यूल हो गया। अब हम लोग इस ऑक्सीजन के बारे में नहीं देख रहे हैं कि ऑक्सीजन बोर्ड के प्लेन के ऊपर में है, नीचे में है, इसके बारे में नहीं सोचना है हमें बस कार्बन एटम्स जो कि एकदम सर्कमफेरेंस पर है, सर्कमफेरेंशियल कार्बन एटम के बारे में हमें सोचना है। अब सर्कमफेरेंशियल कार्बन एटम के बारे में सोचेंगे। अब सर्कमफेरेंशियल कार्बन एटम में चेक कीजिए। अब सब हमें पता लग गया सर्कमफेरेंशियल कार्बन एटम प्लेनर है। अब जब हमें मिल गया है कि सर्कमफेरेंशियल कार्बन एटम प्लेनर है, अब हम लोग चेक करेंगे साइक्लिक कंजुगेशन के बारे में। तो पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, बाई सिग्मा पाई, तो कंप्लीट साइक्लिक कंजुगेशन भी हो गया। अभी हम लोग इस लोन पेयर को काउंट नहीं कर रहे हैं। देखिए लोन पेयर सिग्मा पाई ये भी एक कंजुगेशन है, लोन पेयर सिग्मा पाई ये भी कंजुगेशन है, लोन पेयर सिग्मा पाई, लोन पेयर सिग्मा पाई ये भी कंजुगेशन। ऐसा दिखने में लग रहा है कि ये लोन पेयर रेजोनेंस में पार्ट ले रहा है, लेकिन ये लोन पेयर रेजोनेंस में पार्ट नहीं लेगा। ऑक्सीजन के ऊपर वाला लोन पेयर रेजोनेंस में पार्ट इसलिए नहीं लेगा क्योंकि ये जो सर्कमफेरेंशियल पाई इलेक्ट्रॉन्स है, देखिए कितना सर्कमफेरेंशियल पाई इलेक्ट्रॉन को काउंट कर लेते हैं, तो 2 3 4 5, 5 बॉन्ड माने 10 पाई इलेक्ट्रॉन, और 10 पाई इलेक्ट्रॉन माने 4n + 2 पाई के रूल से 4 × 2 + 2, n का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 4 × 2 + 2 माने 10 पाई इलेक्ट्रॉन। ये आता है एरोमेटिक कंपाउंड के लिए, माने ये कम सिस्टम एरोमेटिक बन गया है। एरोमेटिक कब बन गया है? जब ये सर्कमफेरेंशियल पाई बॉन्ड से रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करे, माने ये पाई बॉन्ड इधर आएगा, ये पाई बॉन्ड इधर आएगा, ये पाई बॉन्ड इधर आएगा, ये पाई बॉन्ड इधर बाय, और ये पाई बॉन्ड इधर आएगा। तो जब ये सर्कमफेरेंशियल पाई बॉन्ड सिर्फ रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इन सर्कमफेरेंशियल पाई बॉन्ड के रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हुए ही सिस्टम एरोमेटिक बन रहा है। सिस्टम का एरोमेटिक बनने का रीज़न है इस सर्कमफेरेंशियल पाई बॉन्ड्स का रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करना। तो चूंकि सिस्टम को एरोमेटिक बनाने वाला कारण है ये सर्कमफेरेंशियल पाई बॉन्ड, तब हम लोग ऑक्सीजन के लोन पेयर को रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कराएंगे। इसलिए नहीं कराएंगे क्योंकि हमको डर है कि अगर यदि हम ऑक्सीजन का लोन पेयर को रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करा देते हैं तो हो सकता है कि उससे जो अभी जो हमारे पास जो रेजोनेंस चल रहा है सिर्फ पाई बॉन्ड की मदद से, वो रेजोनेंस टूट ना जाए। पाई बॉन्ड की मदद से चलने वाला रेजोनेंस हो सकता है लोन पेयर के रेजोनेंस से डिस्टर्ब हो जाए, और अगर यदि पाई बॉन्ड से चलने वाला रेजोनेंस लोन पेयर के रेजोनेंस से डिस्टर्ब हो गया तो एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब हो जाएगा, और एरोमेटिसिटी बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी क्रिएट करता है, और कोई भी कंपाउंड नहीं चाहेगा कि मेरा स्टेबिलिटी डिस्टर्ब हो। इसलिए स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब नहीं करने के लिए ये लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। क्योंकि अगर ये लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करने लगे तो हो सकता है कि ये जो पाई बॉन्ड जो अपने आप में रेजोनेंस कर रहे हैं, एक्चुअल मॉलिक्यूल में यही पाई बॉन्ड रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। ये लोन पेयर ऑक्सीजन के ऊपर में बस लगा हुआ है, ये लोन पेयर यहीं का यहीं है, ये लोन पेयर कहीं पे नहीं मूव कर रहा है। मूव कर रहा है सिर्फ ये पाई बॉन्ड। तो ये पाई बॉन्ड मूव करने के कारण से सिस्टम एरोमेटिक बन गया है। अब इस लोन पेयर इसलिए नहीं मूव कर रहा है क्योंकि लोन पेयर को डर है कि लोन पेयर अगर यदि मूव करना चालू कर दे, लोन पेयर सिग्मा पाई रेजोनेंस करना चालू कर दे, तो ये पाई बॉन्ड जो अभी रेजोनेंस में एक्चुअल में रेजोनेंस कर रहा है उसका रेजोनेंस टूट ना जाए। उसका रेजोनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो रेजोनेंस एरोमेटिक बना रहा है सिस्टम को। अब उसका रेजोनेंस टूट जाएगा तो सिस्टम एरोमेटिक से हो सकता है उसका एरोमेटिसिटी लॉस हो जाए। एरोमेटिसिटी लॉस हो जाए तो सिस्टम स्टेबिलिटी घट जाएगा। इसलिए स्टेबिलिटी को नहीं घटाने के लिए ऑक्सीजन का लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता है। अब हम लोग सिमिलर टाइप का ही क्वेश्चन देख लेंगे। इसमें भी हमारे पास सेम टाइप का जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में देखे थे उसी तरह का ये क्वेश्चन है। देखिए हम लोग सर्कमफेरेंशियल पाई बॉन्ड को चेक कर लेते हैं। पहले सिस्टम देख लीजिए। सिस्टम पूरा प्लेनर है, सबका sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब सर्कमफेरेंशियल पाई बॉन्ड को देखेंगे। ये पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, 3 4 5, 10 पाई बॉन्ड। 10 पाई बॉन्ड माने सिस्टम एरोमेटिक, तो ये सिस्टम हमारा एरोमेटिक हो गया। हम लोग इस कार्बन को बारे में नहीं सोच रहे हैं। ये जो कार्बन है, इससे प्रीवियस क्वेश्चन में यहाँ पे ऑक्सीजन था, उस ऑक्सीजन को हम लोग निगलेक्ट कर दिए थे। इस क्वेश्चन में यहाँ पे कार्बन है,
इस कार्बन को यहाँ पे CH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, CH2 ग्रुप, तो इस CH2 ग्रुप को हमें नहीं सोचना है, इस CH2 ग्रुप को निगलेक्ट करेंगे। हमें सिर्फ सर्कमफेरेंशियल पाई बॉन्ड से काम करना होता है। जब हमारे पास डबल साइक्लिक या फिर ट्रिपल साइक्लिक या फिर 4-5 साइक्लिक कंपाउंड को एक साथ जब जोड़ दिया जाता है, जैसे इस क्वेश्चन में देखिए ये कंपाउंड 2 साइक्लिक कंपाउंड से जुड़ा हुआ है, तो जब 2-3 साइक्लिक कंपाउंड को जोड़ा जाता है तो सिर्फ हम लोग सर्कमफेरेंशियल पाई बॉन्ड से काम करते हैं, माने उस पाई बॉन्ड से काम करना है जो सब पाई बॉन्ड एकदम सर्कमफेरेंस पे है। तो सर्कमफेरेंशियल पाई बॉन्ड से काम करने टाइम हम लोग बीच वाले एटम्स को नहीं चेक करते हैं। अब देख लीजिए फिर से सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पर प्लस चार्ज, फिर से चेक कर लीजिए, ये भी फिर डबल साइक्लिक रिंग हो गया। तो डबल साइक्लिक रिंग हो गया तो सिर्फ सर्कमफेरेंशियल पाई बॉन्ड से काम करना है। तो 1 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, 3, 4, 5, 10 पाई बॉन्ड, 5 पाई बॉन्ड मैंने 10 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन मैंने सिस्टम, ये हमारा भी एरोमेटिक हो गया। तो इस तरह से कुछ एग्जांपल्स हम लोग देख सकते हैं। अब एक बहुत अच्छा एक्सेप्शन आता है, उसको क्विनोन बोलते हैं। क्विनोन एक एंटी मलेरियल ड्रग होता है। तो क्विनोन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से आ जाता है, यहाँ पे डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन। तो इस क्विनोन वाला कंपाउंड में यहाँ पे एक्सेप्शन है कि लगता है कि ये एंटी एरोमेटिक होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में नॉन एरोमेटिक हो जाता है। कैसे एंटी एरोमेटिक लगता है? डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है तो ये बॉन्ड इधर आ जाएगा तो ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ये बॉन्ड उधर टूट जाएगा तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, और ये बॉन्ड हट जाएगा। अब देखिए ये हमारा रिंग, इस रिंग में सिर्फ 4 पाई बॉन्ड रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। देखिए साइक्लिक कंजुगेशन भी है, सिस्टम प्लेनर भी है, पाई सिग्मा डबल बॉन्ड, डबल सिग्मा पाई बॉन्ड, प्लस सिग्मा डबल बॉन्ड, डबल सिग्मा प्लस सिग्मा डबल, तो एक साइक्लिक कंजुगेशन भी है। अब साइक्लिक कंजुगेशन के साथ सिर्फ 4 पाई इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो जब 4 पाई इलेक्ट्रॉन, देखिए 2 बॉन्ड है तो 2 बॉन्ड माने 4 पाई इलेक्ट्रॉन। अब 4 पाई इलेक्ट्रॉन अगर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे, इसका माने सिस्टम हमारा एंटी एरोमेटिक है। तो देखने में तो लगता है कि सिस्टम एंटी एरोमेटिक होना चाहिए, माने ये जो क्विनोन है, क्विनोन लगता है कि ये क्विनोन एंटी एरोमेटिक होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में ये क्विनोन नॉन एरोमेटिक होता है। यही एक्सेप्शन आपको याद रखना है कि ये क्विनोन एक्चुअल में नॉन एरोमेटिक होता है, क्योंकि एरोमेटिसिटी और एंटी एरोमेटिसिटी प्रॉपर्टी से नहीं आया है। पहले हम लोगों को एरोमेटिसिटी, नॉन एरोमेटिसिटी, ये देखिए, पहले हम लोग, इसका रीज़न ये है कि एंटी एरोमेटिक कंपाउंड बस उसी कंपाउंड को कहा जाता है जो एक्सेप्शनली अनस्टेबल। तो बहुत सारा कंपाउंड जो अनस्टेबल मिला उन्हें एंटी एरोमेटिक कंपाउंड के ग्रुप में रख दिया गया। अब जब उन्हें एंटी एरोमेटिक कंपाउंड के ग्रुप में रख दिया गया तो उस ग्रुप का कुछ प्रॉपर्टीज़ निकाला गया कि हाँ ये सब अनस्टेबल कंपाउंड का कुछ प्रॉपर्टी है। अब मान लीजिए कुछ नया कंपाउंड डिस्कवर हुआ है, उसका प्रॉपर्टी अगर यदि इस एंटी एरोमेटिक कंपाउंड के प्रॉपर्टी से मैच करे तो उसे एंटी एरोमेटिक में रख देना चाहिए था। अब वो नया कंपाउंड बन रहा है, उसका प्रॉपर्टी मैच कर रहा है एंटी एरोमेटिक कंपाउंड के साथ, तो जब उसका प्रॉपर्टी एंटी एरोमेटिक कंपाउंड के साथ मैच कर रहा है तब तो उसको एंटी एरोमेटिक कंपाउंड में रख देना चाहिए था। लेकिन देखा गया कि उसका प्रॉपर्टी तो मैच कर रहा है एंटी एरोमेटिक कंपाउंड के साथ, तो अगर उसका प्रॉपर्टी एंटी एरोमेटिक कंपाउंड के साथ मैच कर रहा है तब उसको एंटी एरोमेटिक में रखना चाहिए था। जैसे कीनोन, इसका प्रॉपर्टी सब एंटी एरोमेटिक के साथ मैच कर रहा है तो ये एंटी एरोमेटिक में रहना चाहिए। लेकिन ये देखा गया कि उसका स्टेबिलिटी एकदम कम नहीं है, क्योंकि एंटी एरोमेटिक वही कंपाउंड होता है जो एक्सेप्शनली अनस्टेबल। तो इसका तो प्रॉपर्टी आया एंटी एरोमेटिक कंपाउंड जैसा, लेकिन स्टेबिलिटी एंटी एरोमेटिक कंपाउंड जैसे नहीं आया है। तो चूंकि इसका स्टेबिलिटी एंटी एरोमेटिक कंपाउंड जैसे नहीं आया है तो इसको एंटी एरोमेटिक कंपाउंड में नहीं रखा गया। इसका स्टेबिलिटी एरोमेटिक से थोड़ा कम और एंटी एरोमेटिक से ऊपर की तरफ है, माने ये एंटी एरोमेटिक जैसा उतना अनस्टेबल नहीं है, ये थोड़ा स्टेबल कंपाउंड है। तो स्टेबल कंपाउंड होने के लिए ये नॉन एरोमेटिक होता है। तो इसको याद रखिएगा, एक्सेप्शन है, क्विनोन एक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होता है। अब हम लोग करेंगे एक कंपाउंड जिसको कहा जाता है 8 एनुलिन। 8 एनुलिन को साइक्लोऑक्टाटेट्राइन भी कहा जाता है। तो 8 एनुलिन माने 8 रिंग का कंपाउंड बनेगा, 8 मेंबर का रिंग का कंपाउंड। अब देखिए 8 एनुलिन में यहाँ पे पाई बॉन्ड, यहाँ पे पाई बॉन्ड, यहाँ पे पाई बॉन्ड, यहाँ पे पाई बॉन्ड, इसे हम लोग 8 एनुलिन भी बोलते हैं। 8 एनुलिन को साइक्लोऑक्टाटेट्राइन भी कहा जाता है। अब साइक्लोऑक्टाटेट्राइन में ध्यान दीजिए, देखने में क्या लगता है, इसमें ये भी एक्सेप्शन है। देखने में देखिए लगता है 1 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड, 4 पाई बॉन्ड, 8 पाई बॉन्ड। 8 पाई बॉन्ड माने एंटी एरोमेटिक। अब ध्यान दीजिए 8 पाई बॉन्ड माने एंटी एरोमेटिक बनना चाहिए, तो 8 पाई बॉन्ड है माने
8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं तो एंटी एरोमेटिक अगर दी सिस्टम ये एंटी एरोमेटिक के फॉर्म में रहेगा तो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो गया। तो पहला इसका एंटी एरोमेटिक में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर यदि एंटी एरोमेटिक में रह रहा है तो ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो गया। दूसरा अनस्टेबिलिटी का कारण यहाँ पे एंगल स्ट्रेन, जो हमें पता है कि इसका sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो कुछ इस तरह का बॉन्ड एंगल sp 120 डिग्री होना चाहिए। sp2 अगर यदि हाइब्रिडाइज्ड है तो बॉन्ड एंगल कुछ 120 डिग्री इस प्रकार होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में तो बॉन्ड एंगल इतना है, होना चाहिए इतना, लेकिन है इतना, माने हम लोग इस बॉन्ड एंगल को स्ट्रेच करके इतना कर रहे हैं। तो जब भी बॉन्ड एंगल को स्ट्रेच कर रहे हैं तो बॉडी में सिस्टम में स्ट्रेन आ रहा है, एंगल स्ट्रेन के कारण से भी सिस्टम अनस्टेबल, सिस्टम एंटी एरोमेटिसिटी के कारण से भी अनस्टेबल। तो इतना अनस्टेबिलिटी देख के सिस्टम सोचता है क्यों ना मैं अपना शेप को चेंज कर लूँ। मैंने ये शेप को अभी प्लेनर है इसलिए ये एंटी एरोमेटिक है, क्योंकि एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक दोनों प्लेनर होता है। तो प्लेनर अगर भी कोई कंपाउंड है तो वो एरोमेटिक भी हो सकता है, एंटी एरोमेटिक भी हो सकता है। क्योंकि मॉलिक्यूल प्लेनर है तो ये सोच रहा है मेरे को एंगल स्ट्रेन तो अब मैं नहीं घटा सकता हूँ, एंगल स्ट्रेन जितना है उतना को वैसा ही रहेगा, क्योंकि ये शेप को, ये एंगल को डिफॉर्म नहीं किया जा सकता है, तो एंगल स्ट्रेन के साथ कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन ये सोचता है क्योंकि मैं प्लेनर हूँ इसलिए मैं एंटी एरोमेटिक हूँ, क्यों ना मैं प्लेनर से नॉन प्लेनर बन जाता हूँ। अब मैं अगर यदि प्लेनर से नॉन प्लेनर बन जाऊँ तो प्लेनर से नॉन प्लेनर बनते ही मेरा एंटी एरोमेटिसिटी घट जाएगा और एंटी एरोमेटिसिटी से मैं नॉन एरोमेटिक बन जाऊँगा। और जब भी मैं एंटी एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक बन जाऊँगा तो नॉन एरोमेटिक बनते ही मेरा स्टेबिलिटी आज मिल जाएगा, क्योंकि एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक में नॉन एरोमेटिक ज़्यादा स्टेबल होता है और एंटी एरोमेटिक कम स्टेबल होता है। इसलिए स्टेबिलिटी पाने के लिए ये अपना प्लेनरिटी को लॉस कर देता है, प्लेनरिटी को लॉस करके खुद नॉन प्लेनर बन जाता है और नॉन प्लेनर इस टब शेप का बन जाता है। तो इसे हम लोग बोलते हैं एक्चुअल फॉर्म, जो कि एक टब शेप का स्ट्रक्चर होता है, तो इसे हम लोग टब शेप बोलते हैं। तो ये एक्सेप्शन में आता है कि देखने में लगता है कि नॉन एरोमेटिक, देखने में लगता है एंटी एरोमेटिक, लेकिन एक्चुअल में ये हो जाता है नॉन एरोमेटिक। माने यही मॉलिक्यूल ये है, ये मॉलिक्यूल इस शेप में मिल गया है। कैसे, इसको भी काउंट कीजिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन का सिस्टम, ये 8 कार्बन का सिस्टम, ये भी यही है। हम लोग क्या कर दिए हैं, इसको इसमें कैसे लाए, इसको बेंड कर दिए हैं। ये जो मॉलिक्यूल है इसको टब के शेप में ये मॉलिक्यूल बेंड हो गया है। जब ये मॉलिक्यूल इस शेप में बेंड हो गया तो देखिए ये प्लेनर से नॉन प्लेनर बन गया। कैसे, इतना दूर जो देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, ये इस बोर्ड के प्लेन में है और ये वाला रीजन बोर्ड के परपेंडिकुलर में है, ये वाला रीजन बोर्ड के परपेंडिकुलर प्लेन में है। इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से और इस तरह से। तो चूंकि ये परपेंडिकुलर प्लेन में है और एक बोर्ड के प्लेन में है तो मैंने दो ठो प्लेन में है, दो ठो प्लेन में है, मैंने नॉन प्लेनर होते ही नॉन एरोमेटिक, और जब भी नॉन एरोमेटिक हो गया तो इसको स्टेबिलिटी मिल गया। तो ध्यान रखिएगा ये इसको बोलते हैं साइक्लोऑक्टाटेट्राइन, शॉर्टकट में इसको COT भी बोलते हैं। तो साइक्लोऑक्टाटेट्राइन या फिर 8 एनुलिन, क्योंकि 8 कार्बन का है तो C8H8 भी बोल सकते हैं इसको। तो साइक्लोऑक्टाटेट्राइन नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होता है जो टब शेप में एग्जिस्ट करता है। माने ये मॉलिक्यूल इस शेप में एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा इस शेप में। तो इस तरह से हम लोग इस एक्सेप्शन को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, उसको हम लोग कहते हैं 10 एनुलिन। ये 10 कार्बन का कंपाउंड होता है। इस 10 कार्बन के कंपाउंड में देखने में लगता है कि फिर से इसमें भी एक्सेप्शन है। इसमें एक्सेप्शन क्या है, तो सबसे पहले ध्यान दीजिए ये सिस्टम पूरा sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से बना है। तो पूरा sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से बनने के कारण से सिस्टम को, पूरा sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से बनने के कारण से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 कार्बन का है तो इसको हम लोग 10 एनुलिन भी बोलेंगे। तो ये 10 एनुलिन हो गए। अब देखिए चूँकि ये 10 कार्बन से बना है तो 10 कार्बन से बना है ये, लेकिन कितना पाई बॉन्ड रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, 1 2 3 4 5 पाई बॉन्ड, माने 10 पाई इलेक्ट्रॉन। 10 पाई इलेक्ट्रॉन माने लग रहा है कि ये एरोमेटिक होना चाहिए, ऐसा लग रहा है कि एरोमेटिक होना चाहिए क्योंकि 10 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, सिस्टम प्लेनर है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन तो एरोमेटिक, लेकिन ये गलत है, एरोमेटिक नहीं रहता है। इसका रीज़न ये है कि यहाँ पे कार्बन है, एक कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा है तो इसके पास 2 हाइड्रोजन होगा। एक हाइड्रोजन बाहर की तरफ होता है, ध्यान दीजिए ये एक हाइड्रोजन बाहर की तरफ है और दूसरा हाइड्रोजन इस भीतर में है। उसी तरह ये नीचे वाला कार्बन, इस कार्बन के पास भी एक हाइड्रोजन जो बाहर की तरफ, दूसरा हाइड्रोजन भीतर की तरफ है। इसका एक हाइड्रोजन बाहर की तरफ
और दूसरा हाइड्रोजन भीतर की तरफ है। तो भीतर वाला जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन, इन दोनों हाइड्रोजन में बहुत अच्छा रिपल्सन होता है। इतना ज़्यादा रिपल्सन हो जाता है कि रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए सिस्टम सोचता है क्योंकि इस देखिए सिस्टम में एरोमेटिसिटी तो मिल रहा है जिसके कारण से स्टेबिलिटी है, लेकिन रिपल्सन ही इतना ज़्यादा हो जाता है कि सिस्टम को बेंड करने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं सोचता है। वो सोचता है कि मैं कितना जल्दी से जल्दी बेंड हो जाऊं ताकि मेरा रिपल्सन घट जाए, क्योंकि रिपल्सन के कारण सिस्टम बहुत ज़्यादा अनस्टेबल बन रहा है, इसलिए सिस्टम बेंड कर जाता है। और जब ये सिस्टम बेंड कर गया तो उसका प्लेनरिटी लॉस हो गया। माने अभी हम लोग को दिख रहा है कि ये एक रिंग और ये दूसरा रिंग एक प्लेन में है, लेकिन सिस्टम बेंड करके ये दूसरा वाला जो रिंग है इस प्लेन के बाहर चला जाता है, और प्लेन के बाहर जाते ही सिस्टम नॉन प्लेनर बन गया, और नॉन प्लेनर बन गया तो ये हमारा नॉन एरोमेटिक हो जाता है। तो ये एक्सेप्शन को ध्यान में रखिएगा। देखने में लगता है एरोमेटिक 10 एनुलिन, लेकिन 10 एनुलिन एक्चुअल में नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होता है। अब एक कंपाउंड पढ़ेंगे जिसको बोला जाता है एजुलिन। तो एजुलिन 7 कार्बन एटम से बना होता है। तो देखिए ये 7 कार्बन एटम से बना है, एक रिंग होता है उसका 7 कार्बन एटम से बना हुआ, और दूसरा रिंग 5 कार्बन एटम से बनता है। तो 7 कार्बन एटम का रिंग कुछ इस तरह से बन जाएगा। ये 7 कार्बन एटम का रिंग और 5 कार्बन एटम का रिंग, 1 2 4 5। तो देखिए 7 कार्बन एटम के रिंग को जब हम लोग 5 कार्बन के एटम के रिंग के साथ जोड़ देंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5, तो 7 कार्बन एटम को रिंग को 6 कार्बन के साथ जोड़ा जाता है। एजुलिन वाला जो एग्जांपल है वो हम लोग बाद में देखेंगे। एजुलिन से पहले चेक कर लीजिए। देखिए अब हम लोग एरोमेटिसिटी का एप्लीकेशन देखेंगे। इसमें देखिए हमारे पास कुछ कंपाउंड्स दिया गया है। ये पहला कंपाउंड है, ये दूसरा कंपाउंड, और ये तीसरा कंपाउंड। इन तीनों कंपाउंड में हमें डबल बॉन्ड्स बहुत सारे दिख रहा है, लेकिन मेन डबल बॉन्ड जिसके साथ काम करना है वो डबल बॉन्ड है जो दोनों रिंग के बीच वाला डबल बॉन्ड है, उस डबल बॉन्ड के साथ हमें काम करना है। तो वो डबल बॉन्ड्स कौन कौन से हैं वो चेक कर लेते हैं हम लोग, किस डबल बॉन्ड के साथ काम करना है। देखिए ये है डबल बॉन्ड 1, ये वाला डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड 2 और ये डबल बॉन्ड 3। तो इन तीनों डबल बॉन्ड के साथ हमें काम करना है। तब इसमें हम लोग एरोमेटिसिटी का एप्लीकेशन कैसे लगाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमें बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर निकालना है। ये भी डबल बॉन्ड दिखने में लगता है, ये भी देखने में डबल बॉन्ड, ये भी डबल बॉन्ड देखने में लगता है। तो पहले नज़र में तो यही लगता है कि तीनों का तीनों डबल बॉन्ड है, तो तीनों का बॉन्ड स्ट्रेंथ बराबर होना चाहिए, तो 1 बराबर 2 बराबर 3। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं इसलिए होता है क्योंकि ये डबल बॉन्ड का टेंडेंसी होता है टूटने का। ये डबल बॉन्ड का टेंडेंसी टूटने का क्यों होता है? इसलिए होता है कि मान लीजिए ये डबल बॉन्ड टूट गया, तो ये डबल बॉन्ड, कोई भी डबल बॉन्ड चाहता है कि मैं, कोई डबल बॉन्ड पहले समझिए क्यों टूटना चाहेगा। अगर यदि वो डबल बॉन्ड टूटता है, हमें पता होता है कोई डबल बॉन्ड बना है और डबल बॉन्ड को तोड़ दीजिए, तो डबल बॉन्ड को टूटते ही एक प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज बन जाता है। तो हमने ये समझ में आया कि डबल बॉन्ड अगर टूटेगा तो एक प्लस चार्ज बनेगा, दूसरा नेगेटिव चार्ज बनेगा। लेकिन अब समझिए डबल बॉन्ड टूटना क्यों चाहता है। डबल बॉन्ड पहले टूटेगा तो प्लस चार्ज नेगेटिव चार्ज बनेगा। अब अगर यदि उस प्लस चार्ज और नेगेटिव चार्ज के कारण से सिस्टम बहुत ज़्यादा स्टेबल बन जाए, तो डबल बॉन्ड चाहेगा कि मैं टूट जाऊँ, क्योंकि उसके टूटते ही प्लस माइनस चार्ज बनेगा, और प्लस माइनस चार्ज के कारण से सिस्टम बहुत ज़्यादा स्टेबल हो गया, तो डबल बॉन्ड 100% चाहेगा कि मैं टूट जाऊँ, क्योंकि टूटते ही प्लस माइनस चार्ज, और प्लस माइनस चार्ज सिस्टम को स्टेबल बना रहा है। तो हमें चेक करना है किस कंपाउंड में डबल बॉन्ड के टूटने के कारण से प्लस माइनस चार्ज जो बन रहा है, वो प्लस माइनस चार्ज किस कंपाउंड में सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी क्रिएट कर रहा है। अब देखिए पहले इस डबल बॉन्ड को तोड़ देते हैं,
तो इस डबल बॉन्ड को तोड़ देंगे तो या तो प्लस इधर बना सकते हैं या माइनस इधर बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है। अगर यदि एक साइड में ऑक्सीजन होता तब बोल देते कि हाँ ऑक्सीजन के पास नेगेटिव, कार्बन के पास पॉजिटिव, लेकिन इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, तो या तो नेगेटिव इसको दे सकते हैं या फिर पॉजिटिव इसको दे सकते हैं। तो एक केस ले लेते हैं जब इसको पॉजिटिव दे रहे हैं, इसको नेगेटिव दे रहे हैं। दूसरा केस क्या ले लेंगे, जब इसको नेगेटिव दे देंगे और इसको पॉजिटिव दे देंगे। अब ध्यान से देखिए, जब इसको पॉजिटिव दे रहे हैं तब ये रिंग को ध्यान दीजिए, जब इसको पॉजिटिव दे रहे हैं तो ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो गया, ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2। तो पूरा ये वाला रिंग प्लेनर, ये रिंग प्लेनर में 4 पाई बॉन्ड साइक्लिक कंजुगेशन करेगा। कैसे, प्लस सिग्मा डबल बॉन्ड सिग्मा प्लस साइक्लिक कंजुगेशन में सिर्फ 4 पाई बॉन्ड इन्वॉल्व हो रहे हैं। जब प्लस को ले रहे हैं हम लोग, अभी नेगेटिव को नहीं कंसिडर कर रहे हैं, अभी जब प्लस को कंसिडर कर रहे हैं तो सिर्फ 4 पाई बॉन्ड 4 पाई इलेक्ट्रॉन कंजुगेशन में पार्ट कर रहे हैं। अब जब 4 पाई इलेक्ट्रॉन कंजुगेट में पार्ट करेंगे तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन माने 4n पाई का रूल, 4n पाई, n का वैल्यू 1, तो 4 × 1 माने ये इस रिंग बन जा रहा है एंटी एरोमेटिक। तो देखिए हमारे पास एक बैड न्यूज़ आ गया, क्योंकि हम लोग बॉन्ड इसलिए टूटा था कि प्लस माइनस चार्ज बनता तो सिस्टम स्टेबल बनता, लेकिन प्लस माइनस चार्ज के कारण से ये वाला रिंग बन गया है एंटी एरोमेटिक, जो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल। अब इस रिंग को ध्यान दीजिए, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव सिग्मा पाई सिग्मा नेगेटिव साइक्लिक कंजुगेशन पूरा sp2 हाइब्रिडाइज्ड बने प्लेनर, लेकिन कितना पाई इलेक्ट्रॉन कंजुगेशन में आ रहा है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन कंजुगेशन में आ रहा है। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन कंजुगेशन में आया तो ये सिस्टम बन गया एरोमेटिक। तो ये एक तो गुड न्यूज़ मिला कि एरोमेटिक मिल गया तो स्टेबिलिटी हो गया। तो एक तो रिंग तो स्टेबिलिटी को मिल रहा है, ठीक है, लेकिन दूसरा रिंग एंटी एरोमेटिक बहुत ज़्यादा अनस्टेबल। तो एक रिंग स्टेबिलिटी, लेकिन एंटी एरोमेटिक का अनस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए हम लोग आपको पहले भी बताया गया था कि जब एक एरोमेटिक रिंग को एंटी एरोमेटिक रिंग के साथ जोड़ा जाता है तो नेट सिस्टम एंटी एरोमेटिक बन जाता है, क्योंकि एंटी एरोमेटिक का अनस्टेबिलिटी एरोमेटिक के स्टेबिलिटी से बहुत ज़्यादा है। मतलब इतना ज़्यादा अनस्टेबिलिटी हो जाता है कि एरोमेटिक के कारण से स्टेबिलिटी नेग्लिजिबल हो जाता है और नेट सिस्टम एंटी एरोमेटिक जैसे बिहेव करने लगेगा। तो अब ध्यान दीजिए, हम लोग इसका 2 केस बनाए थे, एक बार पॉजिटिव इधर, एक बार नेगेटिव इधर। दूसरा केस क्या हो सकता है, अब नेगेटिव चार्ज इस पर डाल देंगे और पॉजिटिव चार्ज इस पर डाल देंगे। अब जब नेगेटिव चार्ज इस पर डाल देंगे तो देखिए 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ये नेगेटिव 2 इलेक्ट्रॉन, ये 4, ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन, माने अब ये रिंग बन गया है एरोमेटिक। अब इधर देखिए यहाँ पे पॉजिटिव है तो सिर्फ 4 पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये एंटी एरोमेटिक। तो दोनों केस में हमें ये देखने को मिल रहा है, एक रिंग एंटी एरोमेटिक तो दूसरा रिंग एरोमेटिक, एक रिंग एरोमेटिक तो दूसरा रिंग एंटी एरोमेटिक, माने दोनों केस में हमें एक ना एक एंटी एरोमेटिक जरूर मिल रहा है। तब जब दोनों केस में एक ना एक एंटी एरोमेटिक जरूर मिल रहा है तो माने दोनों केस में ही अनस्टेबिलिटी मिल रहा है, क्योंकि एंटी एरोमेटिक बहुत ज़्यादा अनस्टेबल, और कोई भी डबल बॉन्ड नहीं चाहेगा कि मेरे को टूटने के बाद प्लस माइनस चार्ज रिंग को एंटी एरोमेटिक बनाए, क्योंकि ये डबल बॉन्ड जिस तरह से भी टूट रहा है, या तो इधर प्लस आ जाए या फिर इधर माइनस, या फिर इधर माइनस आ जाए या फिर इधर प्लस, किसी तरह से भी टूट रहा है, हर टाइम में यही देखने को मिल रहा है कि सिस्टम एक ना एक रिंग एंटी एरोमेटिक बन रहा है। अब एक ना एक रिंग एंटी एरोमेटिक बन रहा है, ये सिस्टम को अनस्टेबल कर देगा। तो डबल बॉन्ड सोचेगा मुझे नहीं टूटना है, तो डबल बॉन्ड टूटने को नहीं चाहेगा। तो ये इसका हमें ये पता लगा कि ये डबल बॉन्ड के फॉर्म में ही रहेगा, ये सिंगल बॉन्ड में नहीं जाएगा, माने डबल बॉन्ड नहीं टूटने को चाहेगा। अब हम लोग इस डबल बॉन्ड को फिर से, अब इस जैसे इस क्वेश्चन को किए हैं सेम इस क्वेश्चन को करेंगे। अब इस डबल बॉन्ड को तोड़ देते हैं, 2 केस ले लेंगे, एक केस में यहाँ पे पॉजिटिव, दूसरा केस में यहाँ पे नेगेटिव, सेकंड केस यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। अब चेक कर लेते हैं, देखिए जब केस 1 ले रहे हैं माने इधर पॉजिटिव पाई, तो पॉजिटिव सिग्मा पॉजिटिव साइक्लिक कंजुगेशन 4 पाई इलेक्ट्रॉन से सिस्टम बन गया है एंटी एरोमेटिक। 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ सिस्टम एंटी एरोमेटिक बन गया। अब इसे जब नेगेटिव ले रहे हैं तो ये नेगेटिव 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये भी एंटी एरोमेटिक, ये भी एंटी एरोमेटिक, माने सिस्टम हाईली अनस्टेबल बन गया। एक एंटी एरोमेटिक, ये भी एंटी एरोमेटिक, जब दोनों एंटी एरोमेटिक तो ये डबल बॉन्ड इस तरह से टूटना ही नहीं चाहेगा, क्योंकि जब इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव तो सिस्टम बहुत ज़्यादा एंटी एरोमेटिक, मतलब इधर भी एंटी एरोमेटिक, ये वाला रिंग भी एंटी एरोमेटिक, ये वाला रिंग भी एंटी एरोमेटिक। लेकिन अब इसको जब नेगेटिव देते हैं तो नेगेटिव माने 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ये 4, ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन, माने सिस्टम एरोमेटिक। और यहाँ पे पॉजिटिव तो सिर्फ 2 पाई इलेक्ट्रॉन माने 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन, n का वैल्यू 0 तो सिर्फ 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये एरोमेटिक। तो देखिए जब इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव तो ये भी एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक, तो ये डबल बॉन्ड चाहेगा कि मैं नेगेटिव चार्ज को इधर ही प्लेस करूं और पॉजिटिव चार्ज को इधर ही प्लेस करूं, जिससे के कारण से ये रिंग भी एरोमेटिक बन जाए और ये रिंग भी एरोमेटिक बन जाए। तो ये भी समझ में आ रहा है कि डबल बॉन्ड चाहेगा कि मैं टूट जाऊं। 2 बात हो रहा है यहाँ पे, डबल बॉन्ड चाह रहा है कि मैं टूट जाऊं, पहला पॉइंट, और दूसरा बात जब टूटो
जब डबल बॉन्ड टूटेगा तो ये इसके पास नेगेटिव चार्ज आएगा, इसके पास पॉजिटिव चार्ज। ऐसा नहीं होगा कि इसके पास नेगेटिव चार्ज इसके पास पॉजिटिव चार्ज। अगर इसके पास पॉजिटिव इसके पास नेगेटिव आ जाए तो दोनों रिंग एंटी एरोमेटिक, बहुत ज़्यादा अनस्टेबल। ऐसा डबल बॉन्ड कभी नहीं चाहेगा। डबल बॉन्ड चाहेगा इसके पास नेगेटिव आ जाए इसके पास पॉजिटिव आ जाए, तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव नहीं होगा, होगा ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, क्योंकि ये नेगेटिव ये पॉजिटिव तो सिस्टम एरोमेटिक बहुत ज़्यादा स्टेबल, बहुत ज़्यादा स्टेबल। तो डबल बॉन्ड उसको बहुत अच्छा लगा, यहाँ मेरे को टूटना चाहिए, क्योंकि टूटते ही मेरे को सिस्टम में दोनों एरोमेटिक रिंग बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी क्रिएट करेगा। मैंने ये पता लगा हमें इस केस में ये डबल बॉन्ड टूटना नहीं चाहता है और इस केस में ये डबल बॉन्ड टूटना चाहता है। यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव, जिसके कारण से ये भी सिस्टम एरोमेटिक ये भी सिस्टम एरोमेटिक। सेम इस केस में देखिए, अब यहाँ पे अगर ये नेगेटिव चार्ज डाल दें और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डाल दें, तो नेगेटिव चार्ज डालते ही नेगेटिव 2 पाई इलेक्ट्रॉन 4 पाई इलेक्ट्रॉन 6 पाई इलेक्ट्रॉन तो बन गया एरोमेटिक। ये पॉजिटिव तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन 4 पाई 6 पाई इलेक्ट्रॉन ये भी एरोमेटिक। तो ये भी डबल बॉन्ड किस तरह से टूटेगा, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव। ये डबल बॉन्ड ऐसे नहीं टूटेगा कि यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव आ जाए तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन बनेगा। ये पॉजिटिव इस कार्बन के ऊपर में है, इस कार्बन के ऊपर में है, तो इस रिंग का पार्ट हो गया है, इस रिंग का पार्ट हो गया, इसलिए हम लोग इस रिंग के साथ काउंट करेंगे। पॉजिटिव चार्ज तो कभी काउंट होता नहीं है, सिर्फ पाई बॉन्ड काउंट होगा। तो 4 पाई 2 बॉन्ड 4 पाई इलेक्ट्रॉन तो एंटी एरोमेटिक। तो ये प्लस चार्ज यहाँ पे आ जाए तो ये सिस्टम एंटी एरोमेटिक बन जाएगा। ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाए तो नेगेटिव 2 पाई इलेक्ट्रॉन और 6 पाई इलेक्ट्रॉन तो 6 2 8 पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये भी एंटी एरोमेटिक। मैंने सिस्टम फिर से इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव नहीं लाना चाहेगा, क्योंकि इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव बन गया तो दोनों एंटी एरोमेटिक बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल। तो ये प्लस ये माइनस नहीं होगा, तो होगा क्या, सिर्फ ये माइनस ये प्लस। यहाँ पे क्या होगा, ये माइनस ये प्लस, और यहाँ पे प्लस माइनस का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि बॉन्ड टूटना ही नहीं चाहेगा। क्योंकि बॉन्ड टूट रहा है तो एक तो एंटी एरोमेटिक रिंग बन ही रहा है, तो बॉन्ड टूटना ही नहीं चाहेगा। अब देखिए यहाँ पे पता लगा बॉन्ड टूटना नहीं चाहेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक एंटी एरोमेटिक रिंग ऑलवेज सब केस में बनेगा। यहाँ पे प्लस आ जाए या फिर यहाँ पे माइनस आ जाए, या फिर यहाँ पे माइनस हो या यहाँ पे प्लस हो, दोनों केस में या तो ये रिंग एंटी एरोमेटिक बन रहा है या फिर ये रिंग एंटी एरोमेटिक बन रहा है। कोई ना कोई एक रिंग एंटी एरोमेटिक जरूर बन रहा है। अब कोई ना कोई एक रिंग एंटी एरोमेटिक जरूर बन रहा है तो सिस्टम अनस्टेबल जरूर बन रहा है। तो सिस्टम को अनस्टेबिलिटी की तरफ बॉन्ड नहीं ले जाना चाहेगा, वो सिस्टम को स्टेबिलिटी की तरफ ले जाना चाहेगा, जैसे ये दोनों केस में हो रहा है। ये भी एरोमेटिक ये भी एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक ये भी एरोमेटिक। लेकिन अब इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा स्टेबल, तो देखिए नेगेटिव चार्ज 1 2 3 4 5 पाई 5 एटम पे रेजोनेंस कर रहा है। इस कंपाउंड में भी नेगेटिव चार्ज 5 एटम पे रेजोनेंस कर रहा है। तो इस रिंग में नेगेटिव चार्ज का रेजोनेंस और इस रिंग में नेगेटिव चार्ज का रेजोनेंस बराबर, क्योंकि ये भी 5 एटम्स पे रेजोनेंस कर रहा है। कैसे, देखिए पहला एटम दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, यहाँ पर देखिए पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, तो यहाँ पे भी 5 एटम पे रेजोनेंस, यहाँ पर भी 5 एटम पे रेजोनेंस। लेकिन इसमें देखिए ये जो पॉजिटिव चार्ज है सिर्फ 3 एटम पे रेजोनेंस कर रहा है, पहला दूसरा तीसरा। लेकिन इस कंपाउंड में ये पॉजिटिव चार्ज 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन एटम पे रेजोनेंस, मैंने यहाँ पे बड़ा सा रेजोनेंस तो बड़ा स्टेबिलिटी। तो यहाँ पे हमको ये मिला कि ये पाई बॉन्ड जब टूट रहा है तब जो प्लस चार्ज जनरेट हो रहा है वो प्लस चार्ज का बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी, यहाँ पे प्लस चार्ज जनरेट हो रहा है उस प्लस चार्ज का स्टेबिलिटी है रेजोनेंस के कारण से, लेकिन कम स्टेबिलिटी। तो यहाँ पे प्लस चार्ज का स्टेबिलिटी कम, यहाँ पे प्लस चार्ज का ज़्यादा स्टेबिलिटी, क्योंकि ज़्यादा रेजोनेंस, तो ज़्यादा रेजोनेंस के कारण से ज़्यादा स्टेबिलिटी क्यों मिला, क्योंकि पाई बॉन्ड टूट रहा है। पाई बॉन्ड टूटने के कारण से प्लस चार्ज बना, प्लस चार्ज को स्टेबिलिटी मिल रहा था। पाई बॉन्ड क्यों टूटा था, पाई बॉन्ड इसलिए टूटा था, डबल बॉन्ड इसलिए टूटा था क्योंकि उसको स्टेबिलिटी चाहिए था। स्टेबिलिटी इसमें भी मिल रहा है इसमें भी मिल रहा है। डबल बॉन्ड टूटा तो इसमें भी स्टेबिलिटी मिला इसमें भी स्टेबिलिटी मिला, लेकिन इसमें ज़्यादा स्टेबिलिटी मिला। तो डबल बॉन्ड को दिख रहा है कि मेरे को इसमें ज़्यादा स्टेबिलिटी मिल रहा है, तो ज़्यादा स्टेबिलिटी मिल रहा है तो डबल बॉन्ड ज़्यादा टूटेगा, क्योंकि डबल बॉन्ड का टूटने का कारण यही था कि अगर डबल बॉन्ड टूटेगा तो उसको स्टेबिलिटी चाहिए तभी टूटेगा। तो इसमें भी स्टेबिलिटी मिल रहा है इसमें भी स्टेबिलिटी मिल रहा है, तो इसमें भी डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड हो गया, इसमें भी डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड हो गया, लेकिन इसमें ज़्यादा स्टेबिलिटी, तो इसमें ज़्यादा स्टेबिलिटी तो इसमें ज़्यादा टूटेगा। इसको हम लोग कैसे बोल सकते हैं, ज़्यादा टूटेगा। इसका मीनिंग ये है कि डबल बॉन्ड मान लीजिए इसमें 99% टूट गया है, 99% टूट के सिंगल बॉन्ड बन गया है, इसमें भी तो टूटा है तो इसमें टूटेगा। इसको कैसे बोलेंगे, इसमें डबल बॉन्ड टूट के मान लीजिए 90% टूट गया है, तो इसमें 98% मान लीजिए, तो इसमें भी 98%, इसमें 99%। इसमें 99% क्यों टूटा, क्योंकि इसमें ज़्यादा स्टेबिलिटी तो डबल बॉन्ड ज़्यादा टूटेगा। क्यों ज़्यादा टूटेगा, क्योंकि डबल बॉन्ड का टूटने का एक ही रीज़न था, उसका एक ही मोटिव था, मेरे को स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ना है। तो जब उसको ज़्यादा स्टेबिलिटी मिल रहा है तो वो तो और जल्दी चाहेगा मैं और जितना जल्दी से जल्दी टूट जाऊँ, क्योंकि वो जितना जल्दी से जल्दी टूट जाएगा उसको उतना जल्दी से जल्दी स्टेबिलिटी मिलेगा। इसलिए इसमें डबल बॉन्ड का 98% टूटना हो रहा है, इसमें 99% टूटना हो रहा है और इसमें 0% टूट रहा है। और इसमें डबल बॉन्ड मान लेते हैं कि इसमें डबल बॉन्ड टूटेगा ही नहीं, इसमें डबल बॉन्ड टूटेगा ही नहीं। अब हमें
अब हमें से क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताइए। ये है कंपाउंड 1, ये है कंपाउंड 2 और कंपाउंड 3। अब बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ इसमें देखिए डबल बॉन्ड टूट ही नहीं रहा है, डबल बॉन्ड टूट ही नहीं रहा है माने इसमें प्योर डबल बॉन्ड जैसा था वैसा ही है, डबल बॉन्ड के फॉर्म में ही है। यहाँ पे डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड बन रहा है। अब देखिए यहाँ का डबल बॉन्ड के फॉर्म में है, लेकिन इसका डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बन गया है, इसका डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बन गया है। और डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में बॉन्ड स्ट्रेंथ डबल बॉन्ड का ज़्यादा होता है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ 1 का सबसे ज़्यादा होगा। और 2, 3 में कैसे कंपेयर करेंगे, देखिए यहाँ का डबल बॉन्ड 98% टूट के सिंगल बॉन्ड बना, यहाँ का डबल बॉन्ड 99% टूट रहा है, माने यहाँ पे डबल बॉन्ड बहुत ज़्यादा टूट गया, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड टूट रहा है। लेकिन इन दोनों में किस में ज़्यादा टूट रहा है, इन दोनों में इसमें ज़्यादा टूट रहा है, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड 99% टूटा, क्योंकि डबल बॉन्ड को ज़्यादा स्टेबिलिटी मिल रहा था इस ज़्यादा रेजोनेंस के कारण से। तो चूंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड ज़्यादा टूट गया है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड का कैरेक्टर बहुत कम गया है, माने यहाँ पे सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर, चूंकि डबल बॉन्ड 99% टूट गया है तो सिंगल बॉन्ड 99% बन गया, क्योंकि जितना डबल बॉन्ड टूटेगा उतना सिंगल बॉन्ड बनेगा। तो चूंकि डबल बॉन्ड 99% टूट गया तो सिंगल बॉन्ड 99% बन गया। अब सिंगल बॉन्ड 99% बन गया तो सिर्फ डबल बॉन्ड 1% बचा है, क्योंकि डबल बॉन्ड 99% टूट गया तो डबल बॉन्ड सिर्फ 1% बचा। यहाँ पे डबल बॉन्ड 98% टूट गया है तो डबल बॉन्ड 2% बचा। तो इसमें डबल बॉन्ड 1% बचा है, इसमें डबल बॉन्ड 2% बचा है। तो इसमें 2% माने ज़्यादा डबल बॉन्ड, इसमें 1% माने कम डबल बॉन्ड। देखिए 99% का माने है 99% डबल बॉन्ड का टूटना, तो 99% डबल बॉन्ड टूट गया तो सिर्फ 2%, 1% डबल बॉन्ड बचा। यहाँ पे 98% टूट गया तो सिर्फ 2% डबल बॉन्ड बचा। तो यहाँ पे 2% डबल बॉन्ड बच रहा है, माने यहाँ पे ज़्यादा डबल बॉन्ड बच रहा है इसके कंपैरिजन में। तो यहाँ पे चूँकि ज़्यादा डबल बॉन्ड बच रहा है तो इसका डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज़्यादा होगा, क्योंकि इसका 2% डबल बॉन्ड कैरेक्टर, इसका 1% डबल बॉन्ड कैरेक्टर, इसका 2% डबल बॉन्ड कैरेक्टर, तो इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा, क्योंकि जिसका ज़्यादा डबल बॉन्ड कैरेक्टर उतना ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ 2 का, फिर 3 का। तो सिर्फ क्वेश्चन बॉन्ड स्ट्रेंथ पर ही नहीं आता है, तो क्वेश्चन बॉन्ड लेंथ पर ही आता है। बॉन्ड लेंथ पर कैसे, हमें पता है कि 1 में अब बॉन्ड स्ट्रेंथ का तो ऑर्डर हो जाएगा 1 > 2 > 3। बॉन्ड लेंथ का क्या ऑर्डर होगा, बॉन्ड लेंथ देखिए इसमें प्योर डबल बॉन्ड के फॉर्म में ही रहेगा, क्योंकि प्योर डबल बॉन्ड के फॉर्म में ही है। तो हमें पता होता है डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होता है डबल बॉन्ड से। तो यहाँ पे प्योर डबल बॉन्ड है तो इसका बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगा, क्योंकि इसमें प्योर डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ ज़्यादा, डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ कम। तो चूंकि इसका प्योर डबल बॉन्ड है, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा क्यों था, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर सबसे ज़्यादा था। अगर यदि हम लोग डबल बॉन्ड कैरेक्टर का ऑर्डर बताएं तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर का भी सेम ऑर्डर हो जाएगा, 1 का सबसे ज़्यादा, फिर 2 का, फिर 3 का। कैसे, डबल बॉन्ड कैरेक्टर 1 का सबसे ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड प्योर डबल बॉन्ड के फॉर्म में ही है। देखिए यहाँ पे 0% मैंने डबल बॉन्ड टूटा ही नहीं है, 0% डबल बॉन्ड टूटा है, मैंने 100% डबल बॉन्ड, 100% डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होगा 1 का, 2 का, उसके बाद 3 का। क्यों, क्योंकि 2 में 2% डबल बॉन्ड बाकी है, क्योंकि 98% टूट गया तो बचा सिर्फ 2%, 99% टूट गया तो बचा सिर्फ 1%। तो यहाँ पे 2% डबल बॉन्ड बचा है, यहाँ पे 1% डबल बॉन्ड, मैंने यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर इससे ज़्यादा है। तो 1, 2, 3। अब देखिए 1 में डबल बॉन्ड कैरेक्टर सबसे ज़्यादा, तो जिसमें जितना ज़्यादा डबल बॉन्ड कैरेक्टर उसका लेंथ सबसे कम, क्योंकि जितना ज़्यादा डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर आते ही बॉन्ड लेंथ घटता है, क्योंकि हमें पता होता है ट्रिपल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ सबसे कम, डबल बॉन्ड का बीच में और सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा। तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर 1 का सबसे ज़्यादा था, तो चूंकि इसका डबल बॉन्ड कैरेक्टर सबसे ज़्यादा तो इसका बॉन्ड लेंथ सबसे कम। 3 का डबल बॉन्ड कैरेक्टर सबसे कम, तो 3 का डबल बॉन्ड कैरेक्टर सबसे कम मैंने 3 का सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर सबसे ज़्यादा। अब 3 का सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर सबसे ज़्यादा तो उसका बॉन्ड लेंथ भी सबसे ज़्यादा, तो बॉन्ड लेंथ 3 का सबसे ज़्यादा हो जाएगा, और 2 का बीच में था इसी तरह से। तो बॉन्ड लेंथ का भी यही ऑर्डर होगा। 3 का ऐसा भी सोच सकते हैं, 3 का चूँकि डबल बॉन्ड कैरेक्टर सबसे कम, तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर सबसे कम, तो सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर सबसे ज़्यादा, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर सबसे ज़्यादा, तो इसका बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा। रोटेशनल बैरियर एनर्जी इस तरह से समझिए, जब हमारे पास कोई भी डबल बॉन्ड होता है तो डबल बॉन्ड का एक टेंडेंसी देखिए 2 तरह से होता है, या तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है या फिर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। अब हम लोग समझेंगे रोटेशनल बैरियर क्या होता है। रोटेशनल बैरियर ये होता है कि यहाँ पे अगर यदि एक कार्बन है और यहाँ पे एक दूसरा कार्बन है, तो समझिए ये एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन का मॉलिक्यूल है, तो एक कार्बन का मॉलिक्यूल दूसरा कार्बन का मॉलिक्यूल के साथ सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो ये फ्रीली रोटेट कर सकता है। कैसे, ये इस तरह से रोटेट कर सकता है। देखिए ये भी पेन का नीचे में है, अभी ये रोटेट करके आराम से इजीली हो सकता है, माने यहाँ पे चूँकि सिंगल बॉन्ड है तो आराम से रोटेट हो गया। तो सिंगल बॉन्ड में होता है कि रोटेशनल बैरियर नहीं है, बैरियर माने बाधा, चूँकि रोटेशन करने में कोई इसका डिफ़िकल्टी नहीं है। जब कोई किसी भी 2 एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड बना होता है तो सिंगल बॉन्ड बना होने के कारण से वो फ्रीली रोटेट कर सकता है। क्योंकि वो फ्रीली रोटेट कर सकता है, सिंगल बॉन्ड जब होता है तो सिंगल बॉन्ड के कारण से अगर जो फ्रीली रोटेट कर सकता है तो उसमें रोटेशनल
रोटेशन में कोई भी उसका डिफ़िकल्टी नहीं है क्योंकि वो फ्रीली रोटेट कर पा रहा है। तो अगर वो फ्रीली रोटेट कर पा रहा है तो उसका रोटेशन में कोई बैरियर नहीं है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि सिंगल बॉन्ड का रोटेशनल बैरियर 0 होता है। लेकिन सिंगल बॉन्ड से जब डबल बॉन्ड पे आ जाएंगे तो मान लीजिए ये अभी सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड रिप्रेजेंट कर रहा है और ये भी डबल बॉन्ड है। तो जब डबल बॉन्ड से जुड़ रहा है दो एटम, जैसे यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ रहा है, तब ये लोग रोटेट नहीं कर पाएंगे, एकदम फिक्स्ड हो जाएंगे। रोटेशन करने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होगा क्योंकि डबल बॉन्ड के आते ही बॉन्ड स्ट्रेंथ इतना बढ़ता है और डबल बॉन्ड एक दूसरे के साथ इंटरलॉकिंग इफेक्ट करते हैं। इंटरलॉकिंग, ये दो डबल बॉन्ड जुड़ गए, इंटरलॉकिंग इफेक्ट के कारण से एकदम रोटेट नहीं कर पाएंगे। जैसे सिंगल बॉन्ड फ्रीली रोटेट कर पा रहे थे इस तरह से, लेकिन डबल बॉन्ड रोटेट नहीं कर पाएंगे इंटरलॉकिंग इफेक्ट के कारण से। अब रोटेट नहीं कर पाएंगे तो उसका रोटेशनल बैरियर एनर्जी, समझिए बात, रोटेट नहीं कर पा रहा है माने रोटेशनल बैरियर उसका बहुत ज़्यादा है। बैरियर माने डिफिकल्टी, रोटेट नहीं कर पा रहा है माने रोटेट करने में डिफिकल्टी ज़्यादा है, इसलिए रोटेट नहीं कर पा रहा है। डिफिकल्टी ज़्यादा है माने रोटेशनल बैरियर ज़्यादा है। रोटेशनल बैरियर ज़्यादा है तो सीधा मतलब रोटेशनल बैरियर एनर्जी ज़्यादा है। रोटेशनल बैरियर एनर्जी माने रोटेशन कराने वाला एनर्जी। अगर किसी चीज़ को बहुत डिफिकल्टी से रोटेट कराया जा रहा है माने उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा तभी रोटेट कराए। मान लीजिए कोई भी दो चीज़ है, उसको रोटेट कराने में बहुत डिफिकल्टी है, जैसे डबल बॉन्ड में रोटेट कराना बहुत डिफिकल्टी होता है। अब किसी भी चीज़ को रोटेट कराना बहुत डिफिकल्टी है तो उसको रोटेट कराने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा तभी वो रोटेट करेगा, क्योंकि उसका रोटेशन बहुत डिफिकल्ट है। अब उसका रोटेशन बहुत डिफिकल्ट है तो उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा तो उसका रोटेशनल बैरियर एनर्जी भी बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि रोटेशनल बैरियर माने रोटेशन का डिफिकल्टी, क्योंकि उसका रोटेशन में माने डबल बॉन्ड का रोटेशन में डिफिकल्टी होता है तो इसलिए उसका रोटेशनल बैरियर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उसका डिफिकल्टी ज़्यादा है। अब रोटेशनल बैरियर ज़्यादा है माने रोटेशन कराने में डिफिकल्टी ज़्यादा है, तो रोटेशन कराने के लिए ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। रोटेशन कराने के लिए ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा तो रोटेशनल बैरियर एनर्जी भी ज़्यादा होगा। मैंने शॉर्टकट में ये ध्यान में रखना है कि डबल बॉन्ड का रोटेशनल बैरियर एनर्जी ज़्यादा होता है और सिंगल बॉन्ड का रोटेशनल बैरियर एनर्जी कम होता है। तो देखिए, तब जिसका डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज़्यादा उसका रोटेशनल बैरियर एनर्जी ज़्यादा होगा। तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर 1 का सबसे ज़्यादा तो 1 का रोटेशनल बैरियर एनर्जी सबसे ज़्यादा, 3 का सबसे कम तो 3 का रोटेशनल बैरियर एनर्जी सबसे कम, 2 का बीच में तो 2 का बीच में। तो इस तरह से हम लोग रोटेशनल बैरियर एनर्जी कर देंगे। सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर देखिए, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर अगर क्वेश्चन में पूछ दिया गया तो जिसका डबल बॉन्ड कैरेक्टर को अपोजिट कर देंगे सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर मिल जाएगा। 3 का सबसे ज़्यादा, 2 का, 1 का, इस तरह से। क्योंकि देखिए ये तो एकदम सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर सबसे कम, क्योंकि 0% डबल बॉन्ड टूटा है। तो 0% डबल बॉन्ड टूटा है मैंने 100 का 100% डबल बॉन्ड है, 100 का 100% डबल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड है ही नहीं, 0% है। इसलिए 1 का सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर सबसे कम। 3 में 99% टूट गया है, 99% डबल बॉन्ड टूट के 99% सिंगल बॉन्ड बन गया है। इसमें 98% सिंगल बॉन्ड, इसमें 99% सिंगल बॉन्ड, इसलिए इसका सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर 99%। अब देखिए, अब हम लोग करेंगे आयोनिक कैरेक्टर। आयोनिक कैरेक्टर कैसे करेंगे? आयोनिक कैरेक्टर का माने चार्ज का आना, जितना चार्ज आएगा उतना ज़्यादा आयोनिक कैरेक्टर। इसमें भी चार्ज आ रहा है, इसमें भी चार्ज आ रहा है, लेकिन किसमें चार्ज ज़्यादा आएगा? जिसमें ज़्यादा टूटेगा उसमें ज़्यादा चार्ज आएगा, क्योंकि चार्ज आ कहाँ से रहा है? डबल बॉन्ड के टूटने से कारण से चार्ज आ रहा है। तो जिसमें ज़्यादा टूटेगा उसमें चार्ज भी ज़्यादा आएगा। तो इसमें भी ज़्यादा टूट रहा है, इसमें भी टूट रहा है, लेकिन इन दोनों में ज़्यादा इसमें टूट रहा है, तो इसमें ज़्यादा टूट रहा है तो इसमें चार्ज ज़्यादा, तो इसमें चार्ज ज़्यादा तो इसका आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा, क्योंकि इसमें 99% टूट है। तो 3 का आयनिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा, 1 में तो टूट ही नहीं रहा है तो उसका आयनिक कैरेक्टर सबसे कम, और 2 का बीच में। अब जिसका आयनिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा उसका डाइपोल मोमेंट भी ज़्यादा, क्योंकि डाइपोल मोमेंट का माने चार्ज होता है। तो चूँकि आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा, आयनिक कैरेक्टर माने चार्ज, डाइपोल मोमेंट माने चार्ज, तो 3 का सबसे ज़्यादा चार्ज था क्योंकि सबसे ज़्यादा टूट रहा है, तो डाइपोल मोमेंट का भी ऑर्डर 3:1 हो जाएगा। सॉल्युबिलिटी इन पोलर सॉल्वेंट, सॉल्युबिलिटी इन पोलर सॉल्वेंट, सॉल्युबिलिटी इन पोलर सॉल्वेंट का क्या करेंगे? क्योंकि सॉल्वेंट हमारे पास पोलर है तो पोलर मॉलिक्यूल ही पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है। पोलर मॉलिक्यूल माने जिसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा, ध्यान रखिएगा, जिसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा वो ज़्यादा पोलर। पोलर कैसे, यहाँ पे पोलरिटी कैसे आया है देखिए, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, तो एक इस तरह का पोलरिटी मिल गया मॉलिक्यूल में, डाइपोल मोमेंट मिल गया, नीचे की तरफ पोलरिटी, यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव, तो एक देखिए यहाँ पे नेगेटिव है यहाँ पे पॉजिटिव है, तो इस तरह का एरो होगा, तो इस तरह से एक पोलरिटी बन गया। यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव, तो इस तरह का एरो होगा, इस तरह से पोलरिटी बन गया। तो किसमें ज़्यादा पोलरिटी? जिसमें ज़्यादा नेगेटिव पॉजिटिव, उसमें ज़्यादा नेगेटिव पॉजिटिव, जिसमें ज़्यादा टूटा है तो ज़्यादा इसमें टूटा है, तो यहाँ पे ज़्यादा नेगेटिव यहाँ पे ज़्यादा पॉजिटिव, तो ये ज़्यादा पोलर हो जाएगा। तो पोलर को, और जो ज़्यादा पोलर उसका पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होना ज़्यादा, क्योंकि लाइक डिसॉल्व लाइक के हिसाब से होता है। क्या है? पोलर मॉलिक्यूल पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा और नॉन पोलर मॉलिक्यूल नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा। क्योंकि ये पोलर मॉलिक्यूल है, ज़्यादा पोलर है, तो ये पोलर सॉल्वेंट में ज़्यादा डिसॉल्व होगा। क्योंकि ये ज़्यादा पोलर क्यों है?
ये ज़्यादा पोलर इसलिए है क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा डबल बॉन्ड टूटा। ज़्यादा डबल बॉन्ड क्यों टूटा? क्योंकि यहाँ पे स्टेबिलिटी ज़्यादा मिल रहा था, इसलिए ज़्यादा डबल बॉन्ड टूटा। अब ज़्यादा डबल बॉन्ड टूटा है तो चार्ज क्यों आ रहा था सिस्टम में? चार्ज इसलिए आ रहा था क्योंकि डबल बॉन्ड टूट रहा था। चूँकि ज़्यादा टूट रहा है तो ज़्यादा चार्ज आएगा, और ज़्यादा चार्ज आएगा तो सिस्टम में चार्ज बढ़ेगा। सिस्टम में चार्ज बढ़ेगा तो सिस्टम में पोलैरिटी बढ़ेगा। पोलैरिटी माने पोल का बनना। नेगेटिव चार्ज नेगेटिव पोल, पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव पोल। जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज उतना ज़्यादा नेगेटिव पोल, जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना ज़्यादा पॉजिटिव पोल, जितना ज़्यादा नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज उतना ज़्यादा पोलैरिटी, जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज उतना ज़्यादा पोलैरिटी, उतना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड ज़्यादा टूट रहे हैं। क्योंकि डबल बॉन्ड टूटने के कारण से नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो जिसमें नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा आ रहा है उसमें डबल बॉन्ड ज़्यादा टूटेगा। तो चूँकि जिसमें ज़्यादा, इसका माने जिसमें ज़्यादा डबल बॉन्ड टूटेगा उसमें ज़्यादा नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आएगा। यहाँ पे ज़्यादा डबल बॉन्ड टूटा है तो यहाँ पे ज़्यादा नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब ज़्यादा नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आएगा माने ज़्यादा पोलैरिटी, क्योंकि नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को पोलैरिटी बोलते हैं। तो इसका पोलैरिटी सबसे ज़्यादा होगा 3 का, फिर होगा 2 का, फिर होगा 1 का। तो ध्यान रखिएगा, ये एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस में ये ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें हमें यहाँ पे एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। इसमें से सबसे बढ़िया था रोटेशनल एनर्जी बैरियर। रोटेशनल एनर्जी बैरियर को और एक अच्छे समझे क्या होता है। रोटेशनल बैरियर एनर्जी होता है जब हम कोई सिंगल बॉन्ड से, कोई भी 2 एटम है और दोनों एटम को सिंगल बॉन्ड से जोड़े हैं, तो ये हमारे इस हैंड को सिंगल एटम पकड़े, इस हैंड को भी सिंगल एटम पकड़े, तो हम इसको एक एटम, ये एक एटम। अब इस दोनों एटम को मैं एक सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिया हूँ, ये मार्कर है सिंगल बॉन्ड, 2 एटम को सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिया हूँ। अब जब 2 एटम को सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिया हूँ तो देखिए बड़ा आराम से क्या हो रहा है, बड़ा आराम से रोटेशन हो रहा है। माने हमें ये पता लग रहा है कि जब कोई भी 2 एटम सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है तब उन दोनों एटम में बड़ा आराम से रोटेशन हो सकता है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड रोटेशन में कभी बाधा नहीं क्रिएट करता है। माने सिंगल बॉन्ड को रोटेट करना बड़ा इजीली रोटेट कर सकते हैं, लेकिन वहीं पे सिंगल बॉन्ड की जगह पे आप डबल बॉन्ड ला दीजिए, अब एटम को जोड़िए डबल बॉन्ड के साथ, तब एटम रोटेट नहीं कर पाएगा। क्यों रोटेट नहीं कर पाएगा? क्योंकि डबल बॉन्ड एटम को रोटेट नहीं करने देता है। चूंकि डबल बॉन्ड एटम को रोटेट नहीं करने देता है, उससे क्या होता है, जब एटम डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है तो एटम रोटेट नहीं हो पाता है। एटम रोटेट करने का लाख कोशिश करता है कि मैं रोटेट कर पाऊँ, लेकिन रोटेट नहीं कर पाता है क्योंकि डबल बॉन्ड उसको रोटेट नहीं करने देता है। अब एटम अगर यदि रोटेट नहीं कर पा रहा है जब डबल बॉन्ड से जुड़ा है, तो हमें ये पता लगा कि जब कोई एटम डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा तो उसका रोटेशन में बैरियर बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि डबल बॉन्ड, जब कोई एटम डबल बॉन्ड से जुड़ा है तो उसको रोटेट करने को नहीं देता है डबल बॉन्ड। अब किसी एटम को डबल बॉन्ड रोटेट करने को नहीं देता है तो उस एटम में रोटेशन का बैरियर बहुत ज़्यादा है। रोटेशन का बैरियर चूँकि बहुत ज़्यादा है इसलिए वो एटम डबल बॉन्ड एटम को रोटेट नहीं करने दे रहा है। मैंने ये पता लगा जब एटम डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है तो वो एटम डबल बॉन्ड उस एटम को रोटेट नहीं करने देता है। अब अगर डबल बॉन्ड एटम को रोटेट नहीं करने देगा, मैंने डबल बॉन्ड का बैरियर बहुत ज़्यादा। मैंने ये पता लगा जब हमारे सिस्टम में डबल बॉन्ड आए तो रोटेशन का बैरियर बहुत ज़्यादा बन जाता है। रोटेशन का बैरियर क्यों ज़्यादा बन गया? क्योंकि डबल बॉन्ड के आते ही हमारा सिस्टम रोटेट नहीं कर पा रहा है। सीधा शब्द में ऐसा समझे, डबल बॉन्ड के आते ही सिस्टम रोटेट नहीं कर पा रहा है। अब डबल बॉन्ड के आते ही सिस्टम नहीं रोटेट कर पाएगा तो सिस्टम का रोटेशनल बैरियर बहुत ज़्यादा। अब सिस्टम का रोटेशनल बैरियर बहुत ज़्यादा तो सिस्टम का रोटेशनल बैरियर एनर्जी बहुत ज़्यादा। डबल बॉन्ड के आते सिस्टम का रोटेशनल बैरियर ज़्यादा क्यों? डबल बॉन्ड के आते सिस्टम का रोटेशनल बैरियर ज़्यादा इसलिए क्योंकि डबल बॉन्ड सिस्टम को रोटेट नहीं करने देता है, और सिस्टम को रोटेट नहीं करने देने को ही इंग्लिश में रोटेशनल बैरियर बोलते हैं। इसलिए डबल बॉन्ड जितना ज़्यादा, जहाँ पे जितना ज़्यादा डबल बॉन्ड कैरेक्टर वहाँ पे उतना ज़्यादा रोटेशनल बैरियर। अब जहाँ पे ज़्यादा रोटेशनल बैरियर वहाँ पे ज़्यादा रोटेशनल बैरियर एनर्जी। रोटेशनल बैरियर एनर्जी और रोटेशनल बैरियर में इतना डिफरेंस है कि जहाँ पे जितना ज़्यादा रोटेशनल बैरियर माने जहाँ पे रोटेशन करने में जितना ज़्यादा डिफ़िकल्टी, तो जहाँ पे ज़्यादा डिफ़िकल्टी उसको घुमाने के लिए और ज़्यादा एनर्जी लगेगा। क्योंकि ये डबल बॉन्ड है, कहीं पे मान लीजिए डबल बॉन्ड कैरेक्टर 100% और कहीं पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर 10%, तो जहाँ पे 100% डबल बॉन्ड कैरेक्टर उसको रोटेट करने में बहुत डिफिकल्टी, और जहाँ पे 10% डबल बॉन्ड कैरेक्टर उसको हम लोग थोड़ा इजीली रोटेट कर सकते हैं। अब जहाँ पे 100% डबल बॉन्ड कैरेक्टर क्योंकि उसको रोटेट करने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी है,
तो अब फिर भी हम लोग चाहते हैं कि उसको रोटेट कर दें, थोड़ा सा भी रोटेट कर दें। तो थोड़ा सा भी रोटेट करने के लिए, चूंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है रोटेट करना, तो जहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है रोटेट करना, उसको थोड़ा सा भी रोटेट करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा एनर्जी इसलिए देना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे रोटेट करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट, जहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी रोटेशन के लिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। चूँकि जहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज़्यादा, वहाँ पे रोटेशन करने के लिए एनर्जी बहुत ज़्यादा देना पड़ रहा है, इसलिए जहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज़्यादा, वहाँ का रोटेशनल बैरियर एनर्जी भी ज़्यादा होता है। क्योंकि जहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज़्यादा, उसको रोटेट करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी देना पड़ रहा है, इसलिए जहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज़्यादा, उसका रोटेशनल बैरियर एनर्जी भी बहुत ज़्यादा, इसलिए जहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज़्यादा, उसका रोटेशनल बैरियर एनर्जी ज़्यादा। अब देखिए, डबल बॉन्ड कैरेक्टर 1 का सबसे ज़्यादा था, इसलिए रोटेशनल बैरियर एनर्जी भी 1 का सबसे ज़्यादा। 3 का डबल बॉन्ड कैरेक्टर सबसे कम था, इसलिए रोटेशनल बैरियर एनर्जी भी 3 का सबसे कम। तो इस तरह से हमें कुछ क्वेश्चंस को ध्यान में रखना पड़ेगा। देखिए, अब हमें डाइपोल मोमेंट पे कंपेयर करना है। यहाँ पे देखिए, C डबल बॉन्डेड O है, इसके साथ एक हम लोग बेंजीन का रिंग को जोड़ दी है। ये बेंजीन का रिंग को जोड़ दी है। यहाँ पर भी C डबल बॉन्डेड O है, C डबल बॉन्डेड O है, लेकिन ये एक साइक्लिक रिंग का पार्ट है। ये कार्बन जो है साइक्लिक रिंग का पार्ट है, तो इस तरह से समझे, इस तरह से C डबल बॉन्डेड O है, और यहाँ पर भी एक बेंजीन रिंग जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर भी एक बेंजीन रिंग जुड़ा हुआ है। अब हमें क्वेश्चन में ये बताना है कि किसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा। तो देखिए, ये है क्वेश्चन, ये मॉलिक्यूल A, मॉलिक्यूल B, किस में डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा। इसको करने के लिए समझिए बात को, यहाँ पे डाइपोल मोमेंट क्यों है, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ऑक्सीजन पे चार्ज आ जाएगा डेल्टा माइनस, और कार्बन पे चार्ज आ जाएगा डेल्टा प्लस। क्योंकि ऑक्सीजन कार्बन में ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ऑक्सीजन के पास डेल्टा माइनस, कार्बन के पास डेल्टा प्लस। यहाँ पर भी ध्यान दीजिए, यहाँ पर भी ऐसा होना चाहिए था, यहाँ पे डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, लेकिन यहाँ पे क्या होगा समझिए बात। यहाँ पे रिंग हमारा एरोमेटिक बन जा रहा है। रिंग कौन सा रिंग एरोमेटिक बन जा रहा है, तो उसके लिए ध्यान दीजिए। हमें पता है कि ये ऑक्सीजन चूँकि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो बॉन्ड इन्हें टूट जाएगा। अब मान लीजिए गलती से बॉन्ड ऑक्सीजन की तरह टूट गया है, तो ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। मान लेते हैं बॉन्ड को तोड़ दिए हैं, तो बॉन्ड को तोड़ते ही ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज, इसके पास पॉजिटिव चार्ज। अब जब भी इस रिंग के पास पॉजिटिव चार्ज आया, तो हमारे पास तीन मेंबर का रिंग बन गया है, जिसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन साइक्लिक कंजुगेशन कर रहे हैं। कैसे, प्लस सिग्मा पाई सिग्मा प्लस, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन साइक्लिक कंजुगेशन करने के कारण से ये रिंग बन गया है एरोमेटिक। और जब ही ये रिंग एरोमेटिक बन गया है, तो ये डबल बॉन्ड 100% सोचेगा, अरे मेरे को टूटने के कारण से रिंग एरोमेटिक बन जा रहा है। अब मेरे को टूटने के कारण से रिंग एरोमेटिक बन जा रहा है, तो मैं 100% चाहूँगा कि मैं टूट जाऊँ, क्योंकि जब भी मैं टूट जाऊँगा तो मेरे को सिस्टम में एरोमेटिसिटी मिला, और एरोमेटिसिटी बहुत ज़्यादा स्टेबल। तो ये चाहता है कि मैं 100% डबल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में रखूँगा ही नहीं, मेरे को सिंगल बॉन्ड में ही रहना है। और सिंगल बॉन्ड में रहेगा तो यहाँ पे कंप्लीट नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज आएगा। लेकिन यहाँ पे कोई रिंग एरोमेटिक नहीं बन रहा था। यहाँ पे इस बेंजीन रिंग को मत सोचिए कि ये भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है। अगर ये ऐसा सोचते हैं तो यहाँ पर भी एरोमेटिक है, यहाँ पर भी एरोमेटिक है, तो ये दोनों बात दोनों में बराबर है। यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या मिला, इस रिंग को एरोमेटिसिटी मिल रहा है। ये बॉन्ड टूटा तो यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। अब पॉजिटिव चार्ज एरोमेटिसिटी का पार्ट बन चुका है, एरोमेटिक रिंग का पार्ट बन चुका है। अब ये पॉजिटिव चार्ज एरोमेटिक रिंग का पार्ट बन चुका है, तो ये फिर से नेगेटिव चार्ज के साथ रिएक्ट करके डबल बॉन्ड नहीं बनाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के साथ रिएक्ट करके डबल बॉन्ड बना लिया, तो एरोमेटिसिटी इसका टूट जाएगा। क्योंकि एरोमेटिसिटी के लिए प्लस चार्ज का होना जरूरी है, प्लस चार्ज होगा तभी साइक्लिक कंजुगेशन पॉसिबल है। साइक्लिक कंजुगेशन के लिए प्लस चार्ज को होना यहाँ पे जरूरी है। तो प्लस चार्ज यहाँ पे तभी होगा जब ये डबल बॉन्ड पूरा टूट के यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ पे इन दोनों में डिफरेंस ये है, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव इसलिए क्योंकि ये बॉन्ड कंप्लीटली नहीं टूट रहा है, क्योंकि ये बॉन्ड इसको कुछ नहीं मिल रहा है। ये देख रहा है कि मेरे को टूटने के बाद मान लीजिए ये बॉन्ड टूट के यहाँ पे कंप्लीट नेगेटिव, और जैसे यहाँ पे कंप्लीट नेगेटिव है, और यहाँ पे कंप्लीट पॉजिटिव, जैसे यहाँ पे कंप्लीट पॉजिटिव है, यहाँ पे कंप्लीट नेगेटिव कंप्लीट पॉजिटिव आ जाए, तो उससे उसको फायदा क्या है? उसको यहाँ पे एक्स्ट्रा में कुछ भी एरोमेटिसिटी कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो चूंकि इसको यहाँ पे कुछ भी नहीं मिल रहा है इसलिए कंप्लीट नहीं टूटेगा। पार्शियली
पार्शियली भी नहीं टूटेगा। यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव क्यों आया है? पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव इसलिए आया है कि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींच के रखेगा, अपनी तरफ खींच के रख रहा है इलेक्ट्रॉन को, इसलिए पार्शियल नेगेटिव। और यहाँ से इलेक्ट्रॉन थोड़ा ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जा रहा है, इसलिए इसके पास पार्शियल पॉजिटिव। तो यहाँ पे ये ही समझना है कि यहाँ पे पोलैरिटी आया है, क्यों आया है? पार्शियल चार्जेस के कारण से आया है पोलैरिटी। यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पे पोलैरिटी क्यों आया है? कंप्लीट चार्जेस के कारण से पोलैरिटी आया है। तो चूंकि कंप्लीट चार्जेस के कारण से पोलैरिटी आया है, इसलिए डाइपोल मोमेंट बी का ज़्यादा हो जाएगा ए से। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को ध्यान में रखेंगे कि कब किसका ज़्यादा होगा और कब किसका कम होगा। देखिए, अब हमें चार्जेस का स्टेबिलिटी को चेक करना है। हमें बताना है कि कौन सा चार्ज ज़्यादा स्टेबल है। तो देखिए CH2+ है, CH2+ को बेंजीन रिंग के साथ जोड़ दिए हैं, और यहाँ पे इस 3 मेंबर का रिंग है, इसको कार्बोकैटायन के पास प्लस चार्ज है CH2+। अब ध्यान दीजिए, ये बेंजीन का रिंग पहले से ही एरोमेटिक है, माने ये प्लस चार्ज, मान लेते एक सेकंड के लिए मान लीजिए कि ये प्लस चार्ज रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। ये बात तो सही है कि ये प्लस चार्ज रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकता है। कैसे? प्लस सिग्मा पाई, तो ये प्लस चार्ज रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकता है। लेकिन मान लीजिए कि ये प्लस चार्ज रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। अब ये प्लस चार्ज रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तब भी तो सिस्टम हमारा पहले से एरोमेटिक है। कौन सा सिस्टम? ये बेंजीन का सिस्टम। पाई सिग्मा पाई सब sp2 सारा प्लेनर साइक्लिक कंजुगेशन पूरा 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो एरोमेटिक। मने ये प्लस चार्ज बिना रेजोनेंस में आए हुए भी सिस्टम प्लेनर है, माने सिस्टम को प्लस चार्ज का ज़रूरत नहीं है, सिस्टम को प्लस चार्ज का रेजोनेंस का ज़रूरत नहीं है। सिस्टम पहले से ही एरोमेटिक से स्टेबिलिटी में है, सिस्टम पहले से स्टेबल है, सिस्टम को प्लस चार्ज का रेजोनेंस का ज़रूरी नहीं है। सिस्टम ऐसा नहीं चाह रहा है कि प्लस चार्ज रेजोनेंस में इंटरप्ट करे, क्योंकि प्लस चार्ज बिना इंटरप्ट किए हुए भी सिस्टम स्टेबल है। तो जब सिस्टम प्लस चार्ज का बिना रेजोनेंस का इंटरप्शन के ही जब सिस्टम स्टेबल है, तो प्लस चार्ज रेजोनेंस में ज़्यादा जाना प्रेफर नहीं करता है, जाता है लेकिन कम प्रेफर करता है। कम प्रेफर इसलिए कर रहा है क्योंकि सिस्टम पहले से ही स्टेबल बना हुआ है, तो क्यों सिस्टम को इंटरप्ट करेगा, सिस्टम को अनस्टेबल बनाएगा। लेकिन इस केस में देखिए, यहाँ पे प्लस सिग्मा पाई सिग्मा प्लस चार्ज। अब यहाँ पे इस सिस्टम में देखिए सब sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, सब प्लेनर साइक्लिक कंजुगेशन भी है, प्लस सिग्मा पाई साइक्लिक कंजुगेशन। अब कितना पाई इलेक्ट्रॉन कंजुगेशन में ध्यान दीजिए, सिर्फ 1 पाई बॉन्ड। तो 1 पाई बॉन्ड मैंने 2 पाई इलेक्ट्रॉन कंजुगेशन में, 2 पाई इलेक्ट्रॉन कंजुगेशन में, तो सिस्टम बन गया एरोमेटिक। तो अब सिस्टम एरोमेटिक कम बन रहा है, जब प्लस चार्ज रेजोनेंस में पार्ट कर रहा है तभी सिस्टम एरोमेटिक बन रहा है। यहाँ पे प्लस चार्ज का रेजोनेंस में आना बहुत इंपॉर्टेंट, क्यों? क्योंकि जब प्लस चार्ज रेजोनेंस में पार्ट लेगा तभी सिस्टम एरोमेटिसिटी कहलाएगा। और प्लस चार्ज को रेजोनेंस से हटा देते हैं, तो प्लस चार्ज को हटाते ही सिस्टम नॉन प्लेनर बन जाएगा, क्योंकि इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 बनेगा। प्लस चार्ज आया तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2, प्लस चार्ज गया तो हाइब्रिडाइजेशन sp3। हाइब्रिडाइजेशन sp3 होते ही सिस्टम नॉन प्लेनर तो सिस्टम नॉन एरोमेटिक, स्टेबिलिटी कम। लेकिन प्लस चार्ज आया तो sp2, और सिर्फ प्लस चार्ज आया ही नहीं, प्लस चार्ज रेजोनेंस में भी पार्टिसिपेट कर रहा है, तभी साइक्लिक कंजुगेशन। तो यहाँ पे प्लस चार्ज के रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करने के कारण से सिस्टम एरोमेटिक। अब यहाँ पे प्लस चार्ज को रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करने के कारण से सिस्टम एरोमेटिक, तो प्लस चार्ज 100% चाहेगा कि मैं रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करूँ, क्योंकि जब भी मैं रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करूँगा तभी सिस्टम एरोमेटिक होगा, और सिस्टम को एरोमेटिसिटी चाहिए स्टेबिलिटी के लिए। इसलिए इस कंपाउंड में प्लस चार्ज 100% रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, लेकिन इस कंपाउंड में सिस्टम में प्लस चार्ज उतना ज़्यादा रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, क्योंकि इस कंपाउंड में प्लस चार्ज के रेजोनेंस में बिना पार्टिसिपेट किए हुए भी सिस्टम पहले से एरोमेटिक है। लेकिन इस कंपाउंड में प्लस चार्ज को पार्ट लेना पड़ रहा है, रेजोनेंस में पार्ट लेगा तभी सिस्टम एरोमेटिक। तो इन दोनों में डिफरेंस ये है कि इसका प्लस चार्ज रेजोनेंस में पार्ट लेगा तभी ये एरोमेटिक बनेगा, और इसका प्लस चार्ज पार्ट नहीं भी लेगा तभी सिस्टम एरोमेटिक है। तो यहाँ पे क्योंकि प्लस चार्ज को रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा तभी एरोमेटिक बनेगा, तो 100% रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। मैंने ये प्लस चार्ज बहुत ज़्यादा रेजोनेंस कर रहा है, ये प्लस चार्ज कम रेजोनेंस कर रहा है, ये प्लस चार्ज ज़्यादा रेजोनेंस कर रहा है, तो इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। तो ये हमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना था। सेम क्वेश्चन हम लोग CH2- के साथ कर सकते हैं। फिर से एक साथ बेंजीन रिंग डाल देंगे, यहाँ पे इस तरह से डबल बॉन्ड, यहाँ पे -3 मेंबर का रिंग डाल देंगे। तो देखिए ये भी है, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 3 मेंबर का रिंग नहीं, ये
5 मेंबर करेंगे। अब देखिए सेम क्वेश्चन बन रहा है, ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं भी करेगा तो सिस्टम पहले से एरोमेटिक है, तो माने नेगेटिव चार्ज की रेजोनेंस कम है, लेकिन ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन, जो चार्ज 6 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक, माने ये नेगेटिव चार्ज को रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा। ये क्वेश्चन एकदम सिमिलर क्वेश्चन है, ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा तब सिस्टम एरोमेटिक, ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं भी करेगा तभी सिस्टम एरोमेटिक। तो चूंकि इसका पार्ट रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करने के कारण से सिस्टम एरोमेटिक, तो ये मैंने 100% रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। अब अगर ये 100% रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा तो ज़्यादा रेजोनेंस, यहाँ पे कम रेजोनेंस, ज़्यादा रेजोनेंस, इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा। हम लोग बेसिसिटी का ऑर्डर निकाल सकते हैं। मान लीजिए एक pyridine दे दिया है नाइट्रोजन के ऊपर में लोन पेयर, और नेक्स्ट दे दिया है ये रिंग जिसमें नाइट्रोजन के ऊपर में एक हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन जुड़ा है। अब इसमें हमें बताना है, देखिए ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन यहाँ पे नाइट्रोजन, अब हमें बताना है इन दोनों नाइट्रोजन में केबी का ऑर्डर निकालना है, केबी माने बेसिसिटी का ऑर्डर निकालना है, कौन ज़्यादा बेसिस। तो यहाँ पे देखिए इसका लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, क्योंकि ये लोन पेयर हमें पता होता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, हम लोग जानते हैं pyridine में नाइट्रोजन का लोन पेयर sp2 हाइब्रिडाइज्ड, लेकिन इसका लोन पेयर sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में है ही नहीं, इसका लोन पेयर तो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। कैसे? क्योंकि ये नाइट्रोजन, जब भी नाइट्रोजन कभी डबल बॉन्ड बनाता है तब उसका लोन पेयर sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में रहता है। तो यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन डबल बॉन्ड बना रहा है, ये डबल बॉन्ड, तब इसका लोन पेयर sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में, लेकिन ये नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नहीं बना रहा है, सब सिंगल बॉन्ड बना रहा है। तो जब सब सिंगल बॉन्ड बनाता है तो उसका लोन पेयर प्योर p ऑर्बिटल में रहता है, और प्योर p ऑर्बिटल में रहेगा तो उसका रेजोनेंस होगा। ऐसा नहीं भी सोचते हैं तो बस ध्यान याद रखिए, pyridine में नाइट्रोजन का लोन पेयर sp2 ऑर्बिटल में रहता है, बाकी सब में नाइट्रोजन लोन पेयर रेजोनेंस करेगा। तो लोन पेयर सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा लोन पेयर बड़ा आराम से रेजोनेंस करेगा। अब अगर ये रेजोनेंस कर रहा है, ये लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट ले रहा है, ये तो 100% क्लियर है। अब पार्टिसिपेट करेगा तो कितना पाई इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, 2 2 4 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन के कारण से सिस्टम एरोमेटिक बन गया। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, लोन पेयर के बिना पार्टिसिपेट किए हुए भी सिस्टम पहले से एरोमेटिक है। कैसे? 2 पाई 4 पाई 6 पाई, तो सिस्टम लोन पेयर के बिना पार्टिसिपेट किए हुए भी एरोमेटिक, और यहाँ पे लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा तब एरोमेटिक। अब लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा तब एरोमेटिक, तो सिस्टम को तो एरोमेटिसिटी चाहिए ही, तो सिस्टम को एरोमेटिसिटी चाहिए। कैसे मिल रहा है सिस्टम को एरोमेटिसिटी? लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा तभी सिस्टम को एरोमेटिसिटी मिल रहा है। अब लोन पेयर को रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करने के कारण से चूंकि सिस्टम एरोमेटिक हो रहा है, तो लोन पेयर 100% रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, क्योंकि सिस्टम को एरोमेटिक की तरफ ले जाना है। अब सिस्टम को एरोमेटिक की तरफ ले जाने के लिए लोन पेयर 100% रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। अब लोन पेयर 100% रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा इस कंपाउंड में, लेकिन इस कंपाउंड में लोन पेयर यहीं पर है, क्योंकि ये तो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है। तो ये लोन पेयर 100% रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है 100%, और ये लोन पेयर 0% रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। इसका माने यहाँ पे लोन पेयर जो देखने में लग रहा है कि यहीं पर है, लेकिन लोन पेयर यहाँ पे है ही नहीं, क्योंकि ये तो 100% घूम रहा है, रेजोनेंस में घूम रहा है ये लोन पेयर। तो लोन पेयर यहाँ पे है ही नहीं, माने कोई H+ अगर यदि आएगा तो यहाँ पे लोन पेयर है ही नहीं जो इस H+ को अटैक करेगा। मैंने इसका बेसिसिटी एकदम पुअर है, क्योंकि बेसिसिटी होता है नाइट्रोजन के ऊपर में लोन पेयर का डेंसिटी। यहाँ का लोन पेयर यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर में है ही नहीं, क्योंकि रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है सिस्टम को स्टेबल करने के लिए, सिस्टम को एरोमेटिसिटी डालने के लिए। ये लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो लोन पेयर यहाँ पे है ही नहीं, लोन पेयर का डेंसिटी यहाँ पे है ही नहीं, लोन पेयर का डेंसिटी घट गया, लोन पेयर का डेंसिटी घट गया तो इसका बेसिसिटी घट गया। और इसमें लोन पेयर यहीं पे है, लोन पेयर यहीं पे है, तो लोन पेयर का डेंसिटी बहुत ज़्यादा। कोई H+ आएगा तो लोन पेयर बड़ा आराम से इसको अटैक कर पाएगा, क्योंकि लोन पेयर यहीं पर था। लेकिन इस क्वेश्चन में लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है एरोमेटिसिटी के लिए। अब लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा तो लोन पेयर उठ के यहाँ पे चला जाएगा, इधर चला है इधर, तो लोन पेयर उठ के यहाँ पे चलाएगा तो पाई बॉन्ड बन जाएगा, नाइट्रोजन के ऊपर में प्लस चार्ज बन जाएगा। नाइट्रोजन के ऊपर में प्लस चार्ज है, नाइट्रोजन के ऊपर में लोन पेयर है ही नहीं। अब नाइट्रोजन के ऊपर में लोन पेयर है ही नहीं, तो लोन पेयर नाइट्रोजन कैसे H+ को अटैक करेगा? और H+ को अटैक करने को ही बेसिसिटी बोलते हैं। अगर यदि बेसिसिटी के लिए H+ को अटैक ही नहीं कर पाएगा तो उसका बेसिसिटी तो एकदम है ही नहीं, इसलिए इसका बेसिसिटी कम होगा और इसका बेसिसिटी ज़्यादा होगा। तो इस तरह से हम लोग एरोमेटिसिटी के कुछ एप्लीकेशंस देख सकते हैं। एरोमेटिसिटी के हम लोग कुछ और एप्लीकेशन देख लेंगे। मान लीजिए एक बेंजीन का रिंग है, इस बेंजीन का रिंग को हम लोग 4 मेंबर के रिंग के साथ जोड़ दिए। अब हम लोग इसको हाइड्रोजन और निकल कैटलिस्ट के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, और हाइड्रोजन डाले हैं एक इक्विवेलेंट हाइड्रोजन। माने हाइड्रोजन का काम है रिडक्शन करना,
रिडक्शन करेगा। हाइड्रोजन का काम होता है रिडक्शन करना। वन इक्विवेलेंट माने वो एक ही पाई बॉन्ड को रिड्यूस करेगा। अब वो पाई बॉन्ड या तो ये पाई बॉन्ड हो सकता है, ये पाई बॉन्ड हो सकता है, ये पाई बॉन्ड हो सकता है, ये पाई बॉन्ड हो सकता है। तो कौन सा पाई बॉन्ड को रिड्यूस करेगा? वही पाई बॉन्ड को रिड्यूस करेगा जिस पाई बॉन्ड को रिड्यूस करने के बाद सिस्टम स्टेबल बने, सिस्टम अनस्टेबल ना बने। मान लीजिए ये हाइड्रोजन इस पाई बॉन्ड को रिड्यूस कर दिया। अब जब कोई हाइड्रोजन पाई बॉन्ड को रिड्यूस करता है तो वो पाई बॉन्ड हट जाता है, तो यहाँ से पाई बॉन्ड हट जाएगा। और जैसे ही पाई बॉन्ड हट गया तो पहले देखिए जब पाई बॉन्ड था यहाँ पे तो एक पाई बॉन्ड, दो पाई बॉन्ड, तीन पाई बॉन्ड, ये सिस्टम एरोमेटिक है। यहाँ पे ये सिस्टम एंटी एरोमेटिक है। तो जब हाइड्रोजन कुछ भी नहीं कर रहा था क्वेश्चन में, माने रिएक्शन से पहले एक रिंग एरोमेटिक था बहुत ज़्यादा स्टेबल, एक रिंग एंटी एरोमेटिक था बहुत ज़्यादा अनस्टेबल। देखिए ध्यान से दीजिए, ये रिंग भी हमारे पास एरोमेटिक ही है, दोनों रिंग एरोमेटिक है क्योंकि यहाँ पे एक ही पाई बॉन्ड है। ध्यान दीजिए इस रिंग में एक पाई बॉन्ड मैंने दो पाई इलेक्ट्रॉन मैंने 4n + 2 पाई, n का वैल्यू 0 पुट कीजिए, 4 × 0 + 2 तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये भी एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक रिएक्शन से पहले। अब मान लीजिए कि हाइड्रोजन इसको रिड्यूस कर दिया, अब अगर यदि हाइड्रोजन इसको रिड्यूस कर देगा तो इस रिंग की एरोमेटिसिटी लॉस हो जाएगा। लेकिन हाइड्रोजन अगर यदि इसको रिड्यूस कर दे तो ध्यान दीजिए एक बात समझिए कि ऐसा लग रहा है कि ये रिंग एरोमेटिक है किंतु ये रिंग एक्चुअल में एंटी एरोमेटिक रिंग है। समझिए बात को, ये रिंग एरोमेटिक नहीं है, ये रिंग एंटी एरोमेटिक है। ये रिंग एंटी एरोमेटिक कैसे है? क्योंकि ये जो रिंग है ये रिंग कुछ इस तरह के रिंग से बना हुआ है, इस तरह के रिंग से बना हुआ है। तो चूँकि इस रिंग से बना हुआ है इसलिए ये वाला रिंग एंटी एरोमेटिक है। इसलिए हाइड्रोजन, अब आप खुद ही समझिए कि हाइड्रोजन आएगा तो हाइड्रोजन किस पाई बॉन्ड को रिड्यूस करेगा? एरोमेटिक वाला पाई बॉन्ड या फिर एंटी एरोमेटिक वाला पाई बॉन्ड? क्योंकि एंटी एरोमेटिक बहुत ज़्यादा अनस्टेबिलिटी क्रिएट कर रहा है, इसलिए हाइड्रोजन चाहेगा कि मैं एंटी एरोमेटिक वाला पाई बॉन्ड को रिड्यूस करूँ। क्योंकि एंटी एरोमेटिक वाला पाई बॉन्ड को रिड्यूस करते ही ये पाई बॉन्ड हट जाएगा और ये पाई बॉन्ड हट जाते ही ये रिंग एंटी एरोमेटिक खत्म हो गया। जैसे रिंग एंटी एरोमेटिक खत्म हो गया तो सिस्टम में सिर्फ एक एरोमेटिक रिंग बचा हुआ है, बहुत ज़्यादा स्टेबल। एंटी एरोमेटिसिटी के कारण से स्टेबिलिटी बहुत कम था, लेकिन एंटी एरोमेटिसिटी हट गया तो स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा मिल गया। इसलिए हमारा इसका आंसर ये हो जाएगा। ये बेंजीन का रिंग इस तरह से रहेगा और ये वाला बॉन्ड रिड्यूस हो गया, तो ये वाला बॉन्ड है जो रिड्यूस हो जाएगा। तो इसी पर हम लोग एक अच्छा क्वेश्चन कर लेंगे। मान लेते हैं हमारे पास ये एक एरोमेटिक, ये एक एंटी एरोमेटिक रिंग इस तरह से। देखिए ये कंपाउंड दिया है, इस कंपाउंड को हम लोग फिर से रिड्यूस करेंगे हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल। लेकिन इस क्वेश्चन में हाइड्रोजन जहाँ पे एक इक्विवेलेंट लिए थे, यहाँ पे 3 इक्विवेलेंट लेंगे। 3 इक्विवेलेंट लेना माने 3 तो पाई बॉन्ड को रिड्यूस करेगा। अब हमें सोचना है कौन से 3 पाई बॉन्ड को रिड्यूस करे। तो जैसे ये क्वेश्चन को किए थे इस क्वेश्चन को सेम तरह से करना है। इस क्वेश्चन को सेम तरह से कैसे करेंगे? ध्यान दीजिए ये क्वेश्चन जो था, इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से था। ये क्वेश्चन को एक बार हम लोग और एक बार कर लेंगे। देखिए ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से था। अब आपको समझ में आ जाएगा मैंने इस रिंग को क्यों एंटी एरोमेटिक कहा था। ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से था ये। अब देखिए ये जो पाई बॉन्ड है इस रिंग का भी पार्ट है, ये पाई बॉन्ड इस रिंग का भी पार्ट है। अब जब ये पाई बॉन्ड को इस रिंग का पार्ट बना लेंगे, मैंने पाई बॉन्ड को इधर लिखिए या फिर इधर लिखिए, तो देखिए ये एक पाई बॉन्ड, देखिए ये एक पाई बॉन्ड, दूसरा पाई बॉन्ड, तीसरा पाई बॉन्ड, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक। यहाँ पे एक पाई बॉन्ड, दूसरा पाई बॉन्ड, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन, तो एंटी एरोमेटिक। इसलिए ये रिंग एंटी एरोमेटिक था। तो ये था क्वेश्चन। तो ये एंटी एरोमेटिक, ये एरोमेटिक। अब ये H2Ni इसको रिड्यूस कर देगा, तो इसको रिड्यूस करते ही हमारा ये आंसर बन जाएगा ये वाला। क्योंकि अगर इसको रिड्यूस किया तो एंटी एरोमेटिक से रिंग हट के एंटी एरोमेटिक रिंग का चला गया। जैसे ही रिंग का एंटी एरोमेटिसिटी चला गया, एंटी एरोमेटिसिटी के कारण से तो रिंग बहुत ज़्यादा अनस्टेबल था। अब एंटी एरोमेटिसिटी चला गया तो रिंग का अनस्टेबिलिटी चला गया, रिंग का अनस्टेबिलिटी चला गया तो रिंग बहुत ज़्यादा स्टेबल। तो सिस्टम
तो इसे ध्यान दीजिएगा, ये सब रिडक्शन वाला क्वेश्चन में उसी पाई बॉन्ड को रिड्यूस करेंगे जिस पाई बॉन्ड को रिड्यूस हो जाने पे सिस्टम स्टेबल बन जाए। अगर यदि मान लीजिए गलती से हम लोग इस पाई बॉन्ड को रिड्यूस कर देते तो ये हट जाता और ये हट जाता, तो ये इस रिंग का सिर्फ एक पाई बॉन्ड दो पाई बॉन्ड, माने अब ध्यान दीजिए एक बार, यहाँ पे कन्फ्यूजन मत कीजिएगा कि ये पाई बॉन्ड इस रिंग का पार्ट है या इस रिंग का पार्ट है। ये पाई बॉन्ड दोनों रिंग का पार्ट है, क्योंकि ये दोनों रिंग के बीच में है तो दोनों रिंग का पार्ट है। तो जब इस रिंग के लिए काम करेंगे तो इस पाई बॉन्ड को भी लेना है, फिर जब इस रिंग के लिए भी काम करेंगे तो फिर भी इस पाई बॉन्ड को लेंगे, क्योंकि ये पाई बॉन्ड दोनों रिंग का पार्ट है। अब जब हम लोग इस पाई बॉन्ड को रिड्यूस कर दिए तो इस रिंग में सिर्फ 4 पाई इलेक्ट्रॉन तो एंटी एरोमेटिक। तो देखिए रिडक्शन करने के कारण से सिस्टम और अनस्टेबल बन गया, तो इसको रिड्यूस नहीं कर सकते हैं। मान लेते अगर इसको रिड्यूस कर देते तो ये पाई बॉन्ड बचता है, ये पाई बॉन्ड बचता है, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन, इसको हटा देते तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन फिर से एंटी एरोमेटिक, तो इसको भी नहीं रिड्यूस कर सकते। फिर से सिमिलरली इसको भी रिड्यूस कर देते तो ये हट जाता, सिर्फ ये बचता 4 पाई इलेक्ट्रॉन फिर भी एंटी एरोमेटिक, तो इसको भी नहीं रिड्यूस कर सकते। लेकिन अगर इसको रिड्यूस कर दें तो इसका 6 पाई इलेक्ट्रॉन इसका वैसे का वैसे ही रहेगा, सिस्टम एरोमेटिसिटी में एरोमेटिसिटी रहेगा ही। एक्स्ट्रा में क्या मिलेगा, इस पाई बॉन्ड के लिए जो सिस्टम एंटी एरोमेटिक था वो एंटी एरोमेटिक हट जाएगा, और एंटी एरोमेटिक हट गया तो सिस्टम का अनस्टेबिलिटी हट गया, सिस्टम का अनस्टेबिलिटी हट गया तो सिस्टम का स्टेबिलिटी बढ़ गया। इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, जैसे ये क्वेश्चन को किए थे सेम इस क्वेश्चन को करना है। इस क्वेश्चन में देखिए इसी पार्ट को 3 जगह पे जोड़ दिया है, ये पार्ट, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, 3 जगह पे जोड़ दिया गया। देखिए ये सिस्टम में 1 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड, 6 पाई बॉन्ड, तो सिस्टम एरोमेटिक। इसमें देखिए 1 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो एरोमेटिक। सिमिलरली 1 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो एरोमेटिक। लेकिन इस रिंग के लिए देखिए बताए थे इसको, ये जो पाई बॉन्ड है इस रिंग का भी कॉमन है, इस रिंग का भी कॉमन है। तो जब इस रिंग के लिए काम करेंगे तो 2 और 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन, तो एंटी एरोमेटिक। तो सिस्टम में अनस्टेबिलिटी लाने वाला कौन सा रिंग हो गया, ये रिंग हो गया। इस क्वेश्चन में सिस्टम में अनस्टेबिलिटी लाने वाला ये रिंग हो गया, इस सिस्टम में अनस्टेबिलिटी लाने वाला ये रिंग हो गया। तब हम लोग जब हाइड्रोजन से रिड्यूस करेंगे तो हम लोग को गलती से भी इस रिंग को नहीं रिड्यूस करना है, क्योंकि ये रिंग एरोमेटिसिटी प्रोवाइड कर रहा है, माने सिस्टम में स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, और हमें स्टेबिलिटी को कभी हटाना नहीं है, स्टेबिलिटी को बढ़ाना है, हटाना है अनस्टेबिलिटी को। अनस्टेबिलिटी को हटाना है माने इन तीनों रिंग को हटाना है, इन तीनों रिंग से एंटी एरोमेटिसिटी हटाना है। अब इन तीनों रिंग से एंटी एरोमेटिसिटी कैसे हटेगा, एंटी एरोमेटिसिटी किस लिए हो रहा था, 4 पाई इलेक्ट्रॉन के कारण से हो रहा था। 1 पाई इलेक्ट्रॉन, ये देखिए एंटी एरोमेटिसिटी क्यों हो रहा था, 4 पाई इलेक्ट्रॉन के कारण से हो रहा था। 4 पाई इलेक्ट्रॉन मैंने 2 पाई बॉन्ड, 1 पाई बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई बॉन्ड में 4 पाई इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन मैंने 2 पाई बॉन्ड, ये देखिए ये वाला 1 पाई बॉन्ड और ये दूसरा पाई बॉन्ड, तो ये दोनों पाई बॉन्ड के कारण से एंटी एरोमेटिसिटी हो रहा है। अब इन दोनों पाई बॉन्ड में से अगर कोई एक भी पाई बॉन्ड को हटा देंगे तो एंटी एरोमेटिसिटी हट जाएगा, क्योंकि एंटी एरोमेटिसिटी किस लिए हो रहा था, 2 पाई बॉन्ड 4 पाई इलेक्ट्रॉन के कारण से हो रहा था। 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स को हटा के 2 पाई इलेक्ट्रॉन कर देंगे तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स माने एरोमेटिक। कैसे हमें पता होता है, 4n+2 पाई, 4n+2 पाई, n का वैल्यू 0 पुट कीजिए तो 4 × 0 0 + 2 पाई इलेक्ट्रॉन, और 4n पाई, n का वैल्यू 1 पुट कीजिए तो 4 × 1 4, तो फिर 4 पाई इलेक्ट्रॉन था तब एंटी एरोमेटिक। लेकिन 4 से जब 2 कर देंगे तो एरोमेटिक बन जाएगा। इसलिए हमें चाहिए कि मैं इसको 4 से 2 कर दूँ। अब 4 से 2 कैसे कर देंगे, अगर 1 पाई बॉन्ड को रिड्यूस कर दें, क्योंकि 1 पाई बॉन्ड रिड्यूस होगा तो 1 पाई बॉन्ड हट जाएगा, और 1 पाई बॉन्ड हट गया तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस, मैंने 4 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस, तो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन बचेगा, और 2 इलेक्ट्रॉन बचेगा तो एरोमेटिक बन जाएगा। तो इस 4 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन को हटाना है, मैंने कोई एक बॉन्ड को हटाना है, क्योंकि एक बॉन्ड माने 2 इलेक्ट्रॉन। अब एक बॉन्ड कौन सा बॉन्ड को हटाएंगे, मान लेते हैं अगर इस बॉन्ड को हटा देंगे तो इस बॉन्ड को गलती से भी हटा दिए तो देखिए सिस्टम का एरोमेटिसिटी लॉस हो जाएगा, क्योंकि ये पाई बॉन्ड इस रिंग का भी पार्ट था तो इस रिंग का भी पार्ट था। अब इस यहाँ से हटाना माने इस रिंग के लिए भी हटा देना, इस रिंग के लिए भी हटा देना। हाँ ये बात सही है कि इस रिंग का एंटी एरोमेटिसिटी लॉस हो जाएगा, लेकिन ये बात भी सही है कि यहाँ पे एंटी एरोमेटिसिटी लॉस हो गया तो गलती से यहाँ पे एंटी एरोमेटिसिटी बन जाएगा। कैसे, यहाँ पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन बन गया एंटी एरोमेटिसिटी, इसका एंटी एरोमेटिसिटी लॉस हो गया, इसका तो एरोमेटिसिटी बन गया, इसका स्टेबिलिटी आ गया, लेकिन गलती से इसका एंटी अनस्टेबिलिटी आ गया। तो इससे लाभ ही कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि एक स्टेबिलिटी तो दूसरा अनस्टेबिलिटी, तो बात अनस्टेबिलिटी वाला ही रह गया। इसलिए हम लोग इस पाई बॉन्ड को नहीं रिड्यूस करेंगे, रिड्यूस कर देंगे इस पाई बॉन्ड को। ये एंटी एरोमेटिक है, अगर इस पाई बॉन्ड को रिड्यूस कर देते हैं तो इस पाई बॉन्ड को रिड्यूस करते ही देखिए अब इसका एरोमेटिसिटी का एरोमेटिसिटी रहा ही, इसका एरोमेटिसिटी में कोई चेंज नहीं है, पहले से एरोमेटिक रिंग रहा। अब इस रिंग को देखिए, इस रिंग में जस्ट ये पाई बॉन्ड हट गया तो 4 में से 2 को हटा लिए, 2 को हटा लिए तो बचा सिर्फ ये पाई बॉन्ड, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, और 2 पाई इलेक्ट्रॉन मैंने एरोमेटिक, मैंने ये रिंग एंटी एरोमेटिक से एरोमेटिक बन गया।
तो रिड्यूस कर देंगे तो ये वाला बॉन्ड को रिड्यूस कर देना है। तो पहले समझिए किस किस बॉन्ड को रिड्यूस करना है। ये बॉन्ड को रिड्यूस कर देंगे, सिस्टम एरोमेटिक बन जाएगा। सिमिलरली ये भी सेम है, इन दोनों पाई बॉन्ड में से, चूंकि हमें इस रिंग के साथ काम करना है, इस रिंग को रिड्यूस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये रिंग एंटी एरोमेटिक है। एंटी एरोमेटिक को रिड्यूस करेंगे तो एंटी एरोमेटिक का एंटी एरोमेटिसिटी खत्म हो जाएगा। एंटी एरोमेटिसिटी खत्म हो जाएगा तो अनस्टेबिलिटी खत्म हो जाएगा। अनस्टेबिलिटी खत्म हो जाएगा तो स्टेबिलिटी मिल जाएगा। इसलिए इस रिंग पे काम कर रहे हैं। इस रिंग का 2 पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड, इस पाई बॉन्ड को नहीं रिड्यूस करेंगे, क्योंकि इस पाई बॉन्ड को रिड्यूस कर दिए तो ये रिंग एंटी एरोमेटिक बन जाएगा। इसलिए इस पाई बॉन्ड को रिड्यूस करेंगे। तो इस पाई बॉन्ड को रिड्यूस करना है। सिमिलरली इन दोनों पाई बॉन्ड में से इस पाई बॉन्ड को रिड्यूस करना है। तो देखिए हमारे पास 3 ही हाइड्रोजन मिला था, मैंने 3 ही पाई बॉन्ड को रिड्यूस कर सकते थे, और हम लोग मार्क भी कर लिए कौन से 3 पाई बॉन्ड को रिड्यूस करना है। तो ये तीनों पाई बॉन्ड को रिड्यूस करना है। तो इन तीनों पाई बॉन्ड को जब रिड्यूस कर देंगे तो हमारा आंसर कुछ इस तरह से बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पे पाई बॉन्ड है, यहाँ पे ये बनेगा, यहाँ पे पाई बॉन्ड रहेगा, यहाँ पे इस तरह से, फिर इस तरह से बन जाएगा। देखिए तो यहाँ पे पाई बॉन्ड, यहाँ पे रिंग, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, इस तरह से हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। तो रिड्यूस होके ये कंपाउंड बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। तो हम लोग क्या किए, इस पाई बॉन्ड को रिड्यूस कर दिए तो ये पाई बॉन्ड हट गया। जिस पाई बॉन्ड को रिड्यूस कर देंगे, इस पाई बॉन्ड को रिड्यूस कर दिए तो ये पाई बॉन्ड हट गया, ये एरोमेटिक बन गया, ये भी एरोमेटिक। इस पाई बॉन्ड को हटा दिए, ये पाई बॉन्ड हट गया, ये भी एरोमेटिक बन गया। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को कर लेंगे। तो ये सब कुछ रेजोनेंस में कुछ एप्लीकेशंस इस तरह से आ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा, ये भी ध्यान में रखिएगा। उसी पाई बॉन्ड को रिड्यूस किया जाता है जिस पाई बॉन्ड के रिड्यूस करने के कारण से सिस्टम मेरा स्टेबल बने। तो उसी पाई बॉन्ड को रिड्यूस करना है जो पाई बॉन्ड एंटी एरोमेटिक रिंग का पार्ट हो। एरोमेटिक रिंग का पार्ट को पाई बॉन्ड को गलती से भी कभी रिड्यूस नहीं करना है, क्योंकि एरोमेटिक रिंग का पार्ट का पाई बॉन्ड को गलती से रिड्यूस कर दिए तो सिस्टम में एरोमेटिसिटी लॉस हो जाएगा, और सिस्टम से एरोमेटिसिटी लॉस हो गया तो सिस्टम बहुत ज़्यादा अनस्टेबल